आदाब नाजरीन, सलाम नजीबाबाद में आप सभी का खैर मकदम है और इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ वसीम बारी और मेरे साथ हैं आफ्ताब आलम साहब। आज सलाम नजीबाबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं समाज सेवी वसीम कुरैशी साहब, जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में नजीबाबाद के लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी है, जो कहने के लिए इतना ही काफ़ी है। बल्कि मैं उनका तारुफ कराऊं, आप सभी लोग जानते हैं वो एक अजीमुल मर्तबा शख्सियत है और यूं कहूं कि इंटरनेशनल शख्सियत है। और इसमें उसे नहीं है खुद अपनी ही कद का अंदाजा, उसे नहीं है खुद अपने ही कद का अंदाजा। वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। मेरी इन दो लाइनों के अंदर शायद कंप्लीट तारुफ हो चुका है। ये तारुफ कराना हमारा एक रस्म है, लेकिन वसीम साहब का तारुफ कराना सूरज को रोशनी दिखाने की मानिंद होगा। आइए हम आगे की बात चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक तरफ जहां वसीम साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ एक फिल्म निर्देशक निर्माता भी हैं। वो उनका एक अपना अलग करियर है। हम आज जो उनसे बात करेंगे, हम उनके पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, जो उनका पॉलिटिकल करियर है उसके ऊपर हम उनसे बात करेंगे। इस्तकबाल वसीम साहब, आपका हमारे सलाम नजीबाबाद में। आपने हमें कीमती लम्हात से चंद लम्हात हमारे लिए दिए, हमें एहसानमंद हैं आपके और ममनून और मशकूर हैं। मैं भी एहसानमंद हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो आपसे एक आपकी शान में दो लाइनें पढ़ी हैं, उसी से मुतालिक मैंने सबसे पहले एक सवाल रखा है आपके लिए कि उसे नहीं है खुद अपने ही कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। अभी आपने 3-4 दिन पहले एक मीडिया को बाइट दी थी, जिसमें आपने कहा था कि वसीम नजीबाबाद से देहरादून गया, वहाँ उसने बहुत बेहतरीन कारोबार किया और इतने अच्छे अंदाज में किया कि वहाँ जो उसके बड़े कारोबारी थे उनको डिफीट दिया। वहाँ से जब आगे चले तो मुंबई का रुख किया और आज उस मुकाम पर है जिसकी कि मुझे बताने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ से अब नजीबाबाद आए, आखिर क्या मजबूरी महसूस हुई वसीम साहब को, कुरैशी साहब को, कि अप से डाउन की तरफ कैसे आ रहे हैं? नगर पालिका का इलेक्शन से मैं मुतालिक बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शेर का जवाब देना चाहता हूँ जो आपने कहा है कि सर झुका के चलता हूँ, और मुझे अपने कद का भी अंदाज़ा है। और कद के साथ साथ मैंने अपनी मंजिल पे, अपने गोल पे हमेशा नज़र रखी। और मैं सभी युवाओं से और जो नई उम्र का यूथ है उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपने गोल से कभी नज़र मत हटाओ। कोशिशें और जुनून अगर होगा तो एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचोगे। लेकिन ये सर झुका के चलना मुझे मेरी माँ ने सिखाया है, उनकी तरबियत है। उन्होंने हमेशा ये बोला था कि बेटा, चाहे जितनी ऊंचाई पे बढ़ना, चाहे जितनी ऊंचाई को छूना, आसमान को छूना, लेकिन तेरे पैरों ने ज़मीन तो नहीं छोड़ी, इस बात का ख्याल रखना। और अपनी माँ की इस तरबियत को, इस नसीहत को मैंने हमेशा अपने दिल में रखा, अपने पैरों को कभी ज़मीन नहीं छोड़ने दी। मैं देख रहा हूँ वसीम साहब आपके इस जवाब में, मैं समझ गया, लेकिन इस जवाब से मेरे एक सवाल और फिर निकल कर आता है। वसीम साहब को मैं 1 साल के पीरियड में मैं देख रहा हूँ नजीबाबाद में बेतहाशा, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी इसके आप लोगों की बेतहाशा खिदमत कर रहे हैं। अवाम जानता है, लेकिन ये अवाम से ये जो आपकी खिदमत है, अवाम ये चाहता है कि सिर्फ नजीबाबाद तक ही क्यों सीमित रहे, ये कम से कम पार्लियामेंट तक तो जानी चाहिए थी। नजीबाबाद की सोच इतनी छोटी क्यों बनाई? देखिए, अभी मेरी बात, मेरा जवाब शुरू ही हुआ था, आपने दूसरा दूसरा सवाल खड़ा कर दिया। उस पर पहले मैं पहले सवाल का चलिए पूरी पहले तरह सवाल का कंप्लीट जवाब करूं। दीजिए। मेरी माँ ने कहा था कि तेरे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी, ये ख्याल रखना। अब दो तरह की जमीनें हैं। एक तो ये भारत माता हमारी जमीन है, पूरा देश मेरी जमीन है। दूसरे, मेरी असल जमीन नजीबाबाद है। जी, जैसा कि आपने कहा था कि सब कुछ देहरादून गए, दिल्ली गए, मुंबई गए, मैं दुबई गया, मैं कनाडा गया, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जहां जहां भी गया मेरी जमीन मेरे साथ चली, मेरा नजीबाबाद मेरे साथ चला। मैंने कहीं भी नजीबाबाद को अपने से अलग नहीं होने दिया। तो जिस मुकाम पे जाने की कोशिशें थी, जो मंजिल थी, और जब उसके बहुत करीब हुआ और लगभग मैं, मुझे जितना चाहिए था लाइफ में मैंने उससे ज्यादा पा लिया और सारी सक्सेस मुझे मिली, तो एक फिक्र थी नजीबाबाद के लिए कि जब मैं उस लायक हूं तो नजीबाबाद में वापसी करूं। और एक खिदमत की नीयत से, शहर नजीबाबाद की खिदमत की नीयत से मैंने फिर से वापसी की। और इंशाल्लाह पूरे
दिल से और पूरे जज्बातों से और पूरे ईमानदारी से नजीबाबाद की खिदमत के इरादे से आया हूँ। अब दूसरे सवाल का जवाब कि आप क्या था वो दूसरा सवाल, क्या मेरा काफी दूसरा खिदमत सवाल ये करते था हो कि लोग। आपका जहन इतना खिदमती है, इतना सेवा हम्म। भाव है जो आप सेवा कर रहे हैं और बगैर यहाँ किसी उसके कर हाँ, रहे हैं। यहाँ भी मेरी अम्मी की ही नसीहत है। दरअसल क्या होता है कि माँ बाप पे, मतलब बच्चों पे माँ बाप का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वो बहुत सीखते हैं, और मैं वैसा इंसान हूं कि माँ बाप तो क्या, भाई तो क्या, दोस्त तो क्या, मैं किस में बुराई क्या है मैं नजर नहीं रखता। मैं एक चोर से भी सीखना पसंद करता हूँ इसकी अच्छाई क्या है। जी। मैं कातिल से भी कि कत्ल इसने खूब सारे किए, मुझे नहीं पता कितने, यार ये दरिया दिल है, इसकी दरिया दिली सीख लो। तो मैं बुरे इंसानों से भी अच्छी चीज सीखने में, मतलब सीखना मैंने आज तक नहीं छोड़ा और शायद मैं अपने बुढ़ापे तक नहीं छोड़ूंगा। तो मेरी अम्मी की सीख थी ये भी कि बेटा, अम्मी ने पूछा कि बेटा, मैंने एक दिन ऐसे नॉर्मली अम्मी से सवाल पूछा था, अम्मी तुम्हारी नजर में अमीरी क्या है, हम्म। कामयाबी क्या है। तो मैंने एक जवाब दिया था कि बेटा, जिस कामयाबी को, जिस पैसे को, जिस अमीरी को, जिस सक्सेस को तुम्हारे रिश्तेदार, सबसे पहले परिवार वाले, फिर रिश्तेदार, फिर मोहल्ले वाले, फिर शहर वाले अगर एंजॉय ना कर सके तो लानत है ऐसी सक्सेस पे, लानत है ऐसी अमीरी पे। तो आज अल्लाह ने कामयाब किया, तो पहले मैंने अपने घर को संभाला, फिर रिश्तेदार को संभाला, फिर मोहल्ले को संभाला, और अब शहर को संभालने की कोशिश कर रहा हूं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसी तरह से मुझसे ये काम लेने का अल्लाह ताला का हुक्म रहा तो पार्लियामेंट तक भी जाएंगे, देश को भी संभालेंगे, जहां तक कोशिश होगी वहां तक इस संभालने सवाल की का यही एक कोशिश मसला था जिसका आपने आखिर में आके जवाब जी दिया जी कि अवाम ये चाहती है कि वसीम कुरैशी एक ऐसा दरिया दिल इंसान है कि जिसकी दरिया दिली आज शायद पूरे ज़िला बिजनौर पर छाई हुई है। और अवाम जो है आपके शायदीन और आपके चाहने वाले ये चाह रहे हैं कि नजीबाबाद ही तक ही क्यों सीमित है वसीम, पूरा ज़िला बिजनौर पर हुकूमत क्यों नहीं जी। करता। तो ये दरअसल क्या है, आपने जो कहा वसीम दरिया दिल इंसान है, वसीम वसीम कुछ नहीं है। वसीम एक अदना सा इंसान है, और मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान कुछ भी नहीं है उस परवरदिगार के सामने, उस बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल। के सामने। हम सिर्फ एक डाकिया का काम कर रहे हैं सही मायने में। जो साहिब माल है या अल्लाह ताला ने जिन्हें इस लायक बनाया है, वो सिर्फ एक मतलब ये समझ लीजिए एक एजेंट का काम कर रहे हैं। उसी ने हमें, अल्लाह ताला ने हैसियत वाला बनाया, उसी ने गरीब, सामने वाले को गरीब बनाया। गरीब को गरीब बनाने वाला अल्लाह है, अमीर को अमीर बनाने वाला है। तो मैं अल्लाह से हर वक्त शुक्र अदा करता हूं कि हो सकता था कि जिसे मैं दे रहा हूं वो अमीर होता और उसकी जगह मैं गरीब होता। बिल्कुल तो बिल्कुल। खौफ खुदा होना चाहिए और अल्लाह के को समझना चाहिए कि सब कुछ देने वाली जात अल्लाह की है। मेरा कोई भी एहसान नहीं किसी पे, बल्कि अल्लाह का मेरे ऊपर एहसान है, और उस गरीब का या उस जरूरतमंद का एहसान है कि मैं उसके काम आ पा रहा हूँ। जैसे कि लोगों ने मुझे बताया और मैंने से आपके बारे में सुना है, तो मैं बहुत बड़ी बात यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास दो लाइनें हैं उस सिलसिले में, शायद आप तक को पहुँच जाए कि वो उसका अपना तरीक़ा है दान करने का, कि वो उसका अपना तरीक़ा है दान करने का, वो जिससे भी शर्त लगाता है हार जाता है। शायद ये खुसूसियत आपकी है। चलिए अगले सवाल के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आफ्ताब भाई से। आफ्ताब भाई अपनी बात सवाल कीजिए। बहुत बहुत खैर मकदम है वसीम भाई, सलाम नजीबाबाद में आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आखिर सब वसीम कुरैशी भारतीय जनता पार्टी में कब से हैं? मैंने भारतीय जनता पार्टी को 2019 में ज्वाइन किया था, और पूरी तरह से अपने बिजनेस के चलते, अपने काम के चलते वक्त पूरी तरह से नहीं दे पाया, लेकिन मैंने वक्त दिया। जैसे हमारे यहाँ विधानसभा का इलेक्शन था, मेरे परिवार में मैंने पूरी तरह से राजा भारतीय के लिए जो कोशिश करनी थी की, और पूरी तरह से मतलब एक्टिव जो हूँ मैं, पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव हुआ हूँ। लेकिन 2019 की मेरी ज्वाइनिंग है, और ये ज्वाइनिंग मैंने सिर्फ एक सोच को लेके की थी, एक सोच को लेके की थी कि जब मैं, क्या सोच थी? हाँ वो सोच बता रहा हूँ मैं आपको, कि भारतीय जनता पार्टी को एक सोच लेके ज्वाइन किया था मैंने। योगी जी से प्रेरित होके, मोदी जी से प्रेरित होके, और ज्यादा योगी जी से प्रेरित होके मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। क्योंकि पहले मैं देखता था, क्योंकि कारोबारी सिलसिले से कई बार हमें बिजनेस की कोई पेमेंट या कोई माल अपना बेच के आना जाना पड़ता था, तो पूरे रास्ते कभी गाड़ी से आने में, कभी बस से आने में खौफ होता था हमें
क्रिमिनलों का, लूटने का। जब से भारतीय जनता पार्टी आई थी, जो उनका कार्यकाल था, पहला कार्यकाल, उसके बाद जो मैंने देखा वो खौफ खत्म हुआ था, क्राइम खत्म हुआ, गुंडागर्दी खत्म हुई। तो एक चीज थी कि बस दिल नहीं किया और भाई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इससे पहले मैं कभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं रहा और ना ही राजनीति का हिस्सा रहा। आपने कहा कि क्रिमिनल खत्म हुआ, इस वजह से आप उससे मुतासिर हुए और बीजेपी पार्टी ज्वाइन की। जी जी। बीजेपी पार्टी पिछले 10 साल से देश में राज कर रही है। क्या आपको कभी महसूस हुआ कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता को इससे खतरा बढ़ा है इस बीच? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सोच का फर्क है। जो मुसलमान हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से डराते हैं मुसलमान को, असल में वो मुसलमान नहीं होते। वो कांग्रेसी मुसलमान होते हैं, वो बसपाई मुसलमान होते हैं, वो अलग है, वो राजनीतिक मुसलमान होते हैं। मेरे हिसाब से जितनी सुविधाएं और जितनी चीजें मुसलमान को मिली है भारतीय जनता पार्टी में, किसी और पार्टी में नहीं मिली। अभी अपने ही क्षेत्र में देखिए, लगभग 1000 के आसपास घर मिले हैं, जिसमें से 900 गरीब मुसलमानों को मिले। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही है। असल में क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी की कमियों को तो इस तरह के मुसलमान या इस तरह के लीडर्स सामने रखते हैं, लेकिन इस तरह की खूबियों को, उनके अच्छे कार्यों को, उनकी अच्छी चीजों को नहीं पहुंचाया जाता। और कई बार अच्छी चीजों में भी गलत तरह से प्रेजेंट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है देश में पिछले 10 वर्षों से महंगाई बढ़ी है, क्या कहना चाहेंगे? ये नोटबंदी हुई, महंगाई हुई, लोगों के कारोबारों पर असर पड़ा। नोटबंदी कैसे डिफाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी के इस कार्य? नोटबंदी इतना बड़ा इशू नहीं है, महंगाई इशू है। महंगाई एक मुद्दा है और ये इंटरनेशनल मुद्दा है। आप भारत के अलावा भी और देशों में ये शायद इससे ज्यादा मुद्दा है, और माननीय मोदी जी इस चीज में सक्षम हैं कि ये मुद्दा नहीं रहेगा, बहुत जल्दी से सुलटा लेंगे। वसीम भाई, पेट्रोल 110 रुपये पहुंचने वाला है, खाने पीने की दूध पे, पनीर पे, हर चीज पे जीएसटी लग चुकी है, लोग महंगाई से परेशान हैं। किस तरीके से बीजेपी से लोग जुड़े, आखिर क्यों जुड़े लोग? ऐसी क्या सवाल थे इसमें? चलिए खैर, मैं यही बोल रहा हूँ कि बड़ा मुद्दा नहीं है। इंशाल्लाह ये सारे मुद्दे चलिए, अच्छा ये बताइए, बहुत जल्दी निपटा लेंगे। राजनीति में आने का आपका मकसद क्या है? खिदमत। ये पहले भी कहा था। मैं असल में मैं बताऊं, आप मुझसे, मैं आपके थोड़ा सा ये राजनीतिक सवाल पार्टी से रिलेटेड, मैं दरअसल मेरा राजनीति का मकसद नजीबाबाद है, नजीबाबाद की खिदमत है। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि बहुत बड़ी डिबेट में कर पाऊं या बहुत सारे सवालों के जवाब दे पाऊं। जितना मुझसे कोशिश होगी दूंगा मैं राजनीति या बड़े लेवल के सवालों का भी। उसके लिए मेरे साथ आए हुए हैं लवी अग्रवाल जी, वो आप उनसे कर सकते हैं बाद में। लवी अग्रवाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है जी। तो मैं अभी ये बता रहा हूँ कि मैं अभिनेता से नेता बनने की कोशिश कर रहा हूँ खिदमत के लिए। तो यही एक मकसद है कि नजीबाबाद बहुत पिछड़ गया है, और हकीकत में मैं प्रिपेयर था भी नहीं राजनीति में आने के लिए, इस इलेक्शन के लिए, इस चुनाव के लिए। मेरे अजीज दोस्त लवी अग्रवाल जी ने मुझे इस चीज में इंसिस्ट किया, जिद किया कि आओ, नजीबाबाद को तुम्हारी जरूरत है। नजीबाबाद एक ऐसा चेहरा चाहता है जो निस्वार्थ भाव से और खाने पीने की नीयत ना लेकर जनता के बीच में, और उन्हें पता है कि एक इंसान ऐसा ही है, और जनता ने भी महसूस किया। तो काफी जिद किया मेरे अपने परिवार वालों ने, लवी भाई ने, सब लोगों ने। तो मैं आया और इंशाल्लाह खिदमत की नीयत से आया हूँ, और खिदमत मैं करूंगा भी। तो यही एक मकसद है। अब देखते हैं मकसद मेरा कहाँ तक जाता है, मेरा सफर कहाँ तक जाता है, कितना लोगों की मैं खिदमत कर पाता हूँ। नीयत बिल्कुल साफ है। बिल्कुल साफ है। वसीम भाई, जिस तरह से आपने नजीबाबाद की राजनीति में एंट्री करी है, उसको देखकर अंदाजा लगता है कि आप बहुत ही बड़े पूंजीपति व्यक्ति हैं, क्योंकि पिछले 1 वर्ष पहले शायद नजीबाबाद की जनता आपसे अच्छी तरीके से नहीं वाकिफ थी, लेकिन कुछ ही समय में आपने ऐसा अपना मॉडल पेश किया कि सब लोग आपको जानने लगे, पहचानने लगे। आपने नजीबाबाद में कैबिनेट मंत्री बुलाए, फिल्म स्टार, एक से एक बढ़कर स्टार्स बुलाए। आखिर इसको देखकर अंदाजा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आपकी पकड़ अच्छी है। आपके बड़े मतलब जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, उसके साथ आपके फोटो वायरल हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले पूंजीपति वाली बात है। अगर आपका दिल बड़ा है तो आप पूंजीपति हैं, आप अमीर हैं। अगर आपका दिल गरीब है तो आप गरीब हैं।
एक रिक्शा चलाने वाले का भी अगर दिल बड़ा है तो मेरी नज़र में वो अमीर है, और एक अरबपति खरबपति जमींदार का भी अगर दिल छोटा है बिल्कुल। तो वो समझ लीजिए छोटा, मतलब गरीब है। नहीं, तो एक कॉमन अभी बात ये निकल के आती है कि नजीबाबाद की जनता के बीच एक बात चल रही है कि वसीम कुरैशी तो बहुत मालदार है, कोई इससे टक्कर नहीं ले सकता। मैं वही बता रहा हूं कि आदमी अमीरी गरीबी को मैं पैसे से नहीं तोलता, अमीरी गरीबी नियत से तोलती है। एक अगर 1,000 कमाने वाला 100 रुपए गरीबों के लिए खर्च कर रहा है या 200 रुपए खर्च कर रहा है, और 1 लाख रुपए रोज कमाने वाला 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहा है, तो मेरी नजर में अमीर इंसान वो 1,000 कमाने वाला है, ना कि वो 1 लाख कमाने वाला है। रही बात ये जनता के बीच चर्चा क्यों है, क्योंकि मैं जिंदा दिल इंसान हूं, मैं जिंदा दिली से जिया हूं शुरू से। मैं जब से कमाना शुरू किया, मैंने हमेशा अपना 50% सेविंग की है और 50% खर्च किया है। खर्च को पार्ट में बांटा है, 10% गरीबों में निकालता हूं। मैंने अल्लाह ताला को अपनी कमाई में 10% का पार्टनर बनाया हुआ है, और मैं, जो जनता मुझे सुन रही है इस वक्त, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप 1 रुपया कमा रहे हो या 1 लाख, 1 लाख कमा रहे हो या 1 करोड़, आप अल्लाह ताला को कुछ परसेंट में पार्टनर कर लीजिए, 1%, 2%, 5%। ये वसीम कुरैशी वादा करता है, क्योंकि मेरा तजुर्बा है। आपके पास जगह कम पड़ जाएगी, दौलत की कमी नहीं होगी, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी कमाई की, आपकी तरक्की की जिम्मेदारी अल्लाह ले लेते हैं जब आप उन्हें पार्टनर कर लेते हो। और अल्लाह की पार्टनरी का मतलब यह है कि आपने किसी गरीब मजलूम तक वो हिस्सा पहुंचा दिया, डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचता है, क्योंकि गरीब के दिल से निकली हुई दुआ और बद्दुआ सीधा आसमान को चीरते हुए जाती है। तो मैंने शुरू से ही 10% अपनी कमाई का गरीबों में निकालता हूं, 40% अपनी जिंदगी को जीने में, अपने ऐशो आराम में, अपनी सारी चीजों में, अपनी फैमिली के शौक पूरे करने में। बस ये होता है कि मैं चाहता हूं कि अगर अल्लाह ने कुछ दिया है ना, तो कोई भी चीज खरीदते वक्त हम महंगी और सस्ती वाली सोच ना लेकर आए, मैं और मेरी फैमिली। तो वो मैं जीता हूं। तो अगर सही देखा जाए माली हालत पे, तो मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, नजीबाबाद में बहुत ज्यादा अमीर भी है, और शायद और कैंडिडेट में भी शायद मैं बहुत पीछे आऊंगा। लेकिन मेरा जो ये जिंदा दिली का जज्बा है, मेरा जो ये खर्च करने का तरीका है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि वसीम बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा पूंजीपति है। अभी अभी तो स्ट्रगल की दौर में हूँ, अभी चल रहा है लाइफ में स्ट्रगल। अल्लाह ने दिया है तो खर्च करना चाहिए। बस ये है कि बखील बन के जिंदगी ना बखील गुजारे। बन के अल्लाह ताला ने मतलब जो है ना, सखी से दोस्ती के वादे किए हैं, और वादा किया मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, और बखील का से अल्लाह ताला ने नाराजगी जाहिर की है। तो अगर खर्च ना करे तो साला फिर दौलत किस काम की, सॉरी ये फ्लो में निकल गया, तो ये दौलत किस काम की, क्योंकि कब्र में कुछ जाना नहीं है। अब भी जनाजों में जाता हूँ या किसी मैयत में जाता हूँ तो एक ही ख्याल आता है, वसीम जगह तेरी भी यही है। अगर पैसे से या दौलत से उम्र खरीदी जाती तो शायद मैं अपनी सारी दौलत बेच के एडवांस में 150-200 साल की उम्र ले लेता। जो चीज साथ में नहीं जानी तो उसे बचा के क्या करना, इतना बचाओ कि तुम्हारा परिवार या तुम जिसे पीछे छोड़ के जा रहे हो उनके लिए थोड़ी सी सेविंग, और उतनी ही मैं बच्चों के लिए या परिवार के लिए करता हूँ, ताकि इतना ज्यादा भी नहीं करता कि वो निखट्टू ना हो जाए, निठल्ले ना हो जाए, नाकारा ना हो जाए। वो इतना दे दूं कि अब इससे आगे का आप मंजिल सफर तय करो। तो इतना ही अमीर है, दिल से अमीर है, उतना अमीर नहीं है जितना लोगों को अंदाजा। लोगों के अंदाजे के मुकाबले मैं 20% भी नहीं हूं, 10% भी नहीं हूं। कोई कहता 100 करोड़ का मालिक है, कोई कहता 10 करोड़ का मालिक है। मेरी पूरी संपत्ति और पूरी 10-15 करोड़ में सिमट के आ जाती है। लेकिन लोगों के आंकड़े, मैं किसी की बात, किसी के जज्बात या किसी के अल्फाज पे मेरा कोई वो तो नहीं है। बस ये है कि जिंदा दिली से जीता हूँ। और एक चीज, छोटा शहर है, यहाँ आप 10 रुपए खर्च करो वो 1,000 बन जाते हैं, 1,000 खर्च करो तो 1 लाख बन जाता है। नहीं, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि बड़े शहरों में ये नहीं है। बड़े शहरों में, मेरे करीब में, जहां मैं मुंबई में मेरे फ्लैट वगैरह है, तो कई बार देखा कि मैं शायद अपनी सोसाइटी का सबसे गरीब आदमी हूँ। इधर 500 करोड़ का आदमी, इधर 1,000 करोड़ का आदमी, वहां फर्क ही नहीं पड़ता कोई क्या है। तो छोटे शहर में एकदम से जरा सा चीजें अच्छी हो जाए तो वो बड़ा दिखने लगता है। हाँ, इसमें एक सवाल का जवाब और आ गया आपका, जैसे स्टार बुलाना, ये भी एक इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वो आए मेरे रिलेशन पे। कोई अगर करोड़ों भी खर्च करे तो शायद नजीबाबाद शहर में नहीं, दिल्ली मुंबई में आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी स्टार जब आता है
तो पहले वो वेन्यू देखता है, कहाँ है, 5 स्टार होटल है या नहीं। नजीबाबाद का नाम सुनेगा तो पैसा कितना भी दो मना कर देगा। बट मेरे रिलेशन ऐसा है फिल्म इंडस्ट्री में कि वो लोग आते हैं, वो भी एक इफेक्ट पड़ा है नजीबाबाद की सोच पे, एकदम अटैक हुआ। फिर कुछ कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री आए, ये मेरे पर्सनल रिलेशन थे। जो ये फोटो मैंने अपनी डाली, ये मेरे सब एक राजनीतिक रिलेशन, फिल्म इंडस्ट्री के रिलेशन। तो अल्लाह के करम से अच्छे मैंने रिश्ते बनाना सीखा है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो, कारोबारी तौर पे हो या ये जो राजनीतिक रिलेशंस आपने बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप के साथ, इसको क्या लगता है आपको जो भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, लगता क्या है, उम्मीद है, मैं ना उम्मीद हो ही नहीं सकता। मुझे अपनी पार्टी से पूरा भरोसा है। जितनी मेहनत मैं पार्टी के लिए कर रहा हूँ, जितने शिद्दत के साथ में लगा हुआ हूँ, जिस तरह से मैंने एक बेस बनाई, एक जमीन तैयार की है भारतीय जनता पार्टी की, मुझे उम्मीद है कि मुझे टिकट भी देगी, मुझे लड़ाएगी भी और हम जीतेंगे भी। और किसी वजह से नहीं भी देती है तो पार्टी पार्टी है, सर्वो सर्वे है, उनका फैसला सराखों पे। अगर वो नहीं भी देती है तो उसी मुस्कुराहट के साथ, उसी रिस्पेक्ट के साथ मैं पार्टी का एक वफादार सिपाही बन के रहूंगा जैसा कि हूँ। नहीं वसीम भाई, मेरा कहना यह है कि अभी हालिया विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। नहीं, शायद आपको गलत फहमी, एक मुसलमान व्यक्ति को टिकट दिया है। दिया था? हाँ, दिया था। आप उस पे, मैं उनका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, कुछ अब्दुल्ला करके ऐसे कुछ था, अब आप सर्च करिएगा। भारतीय जनता चलिए, पार्टी, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। आपकी नॉलेज में नहीं है तो आप एक बार देखिएगा। वो कैंडिडेट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, विधानसभा, मैंने कहा ना कि आपको मैं पॉलिटिकली और ऊपर के लेवल पर थोड़ा वीक हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, भी एलकेजी का नहीं, बच्चा मेरा हूँ, कहने का ठीक? मकसद यह है नहीं, कि भारतीय विधानसभा और नगर निकाय चुनाव बहुत डिफरेंट। कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि कई बार, अभी जैसा कि एक मैं चेयरमैन की बात बता रहा हूँ, एक चेयरमैन चुने गए हमारे जिले में थे, भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम थे। उनकी काफी शिकायतें ऐसी आई हैं कि जो वहां के ही कार्यकर्ता था, इसके लिए कहीं ना कहीं मुस्लिम भी जिम्मेदार होते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी भरोसा कर रही है ना, तो उस भरोसे पे खरे उतरो। फिर उसमें चिंदी चोरी नहीं होना चाहिए। मतलब एक एप्लीकेशन बनाने के, सर्टिफिकेट बनाने के भी 500-500 रुपए उस कैंडिडेट ने, यहाँ तक कि लोकल लॉबी के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी परेशानी हुई, जिसकी वजह से हम जैसे लोगों को दिक्कत आती है। और अब भी पहले की भारतीय जनता पार्टी में, अभी की बहुत फर्क है। अभी भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को गले लगा रही है, मुसलमान के लिए को अपने मतलब करीब लाने की कोशिश में है। शर्त यही है कि मुसलमान भी उतने ही दिल से और इतनी ईमानदारी से उनसे जुड़े, जैसे पसमंदा समाज को लेके। और जिस तरह की कोशिशें हो रही है ऊपर के हमारे लीडर्स लग रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे मुसलमान काफी जुड़ेगा भी। और भारतीय जनता पार्टी एक सबका साथ सबका विकास वाला नारा हमारा। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है? हाँ, अट्रैक्ट हो रही है। अट्रैक्ट नहीं हो रही है मतलब मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज राणा, दोनों मुस्लिम लीडर, दोनों को किनारे कर दिया गया। आप कहते हैं मुस्लिम समाज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, कैसे अट्रैक्ट हो रही है? अगर उन्हें किनारे नहीं करेंगे तो वसीम कुरैशी जैसे आगे कैसे आएंगे? एक वक्त होता है, काम कोई भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि मुख्तार अब्बास नकवी, वो कोई अगर सुरेंद्र सिंह हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई भारतीय जनता पार्टी का कितना भी कट्टर हिंदू चेहरा हो, जो काम नहीं करेगा या जिनकी तरफ से पार्टी सेटिस्फाई नहीं होगी या उनके कार्यों से उन्हें संतुष्ट नहीं होगी, तो वो फिर वो हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं, तो पार्टी अपना फैसला उनके खिलाफ कभी भी ले सकती है। और अगर इस तरह के जो सालों से मुद्दत से मुस्लिम यही चेहरे दिख रहे थे, अगर ये इन्हीं चेहरों के ऊपर खेलती रही भारतीय जनता पार्टी, तो नए चेहरे कैसे आएंगे? अब दानिश अंसारी जी हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी काम कर भी रहे और अब यहाँ आ रहा है, तो आप यकीन रखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वसीम भाई का रुख करते हैं। वसीम भाई, एक फार्मूला दिया है वसीम भाई ने, और मैं उसको अगर मैं उसका आपके सामने बयान ना करूं तो ये हक तलफी होगी आपकी। उन्होंने बताया है कि अगर किसी को बिजनेस करना है, बिजनेस में उसको ऊपर वाले को पार्टनर बना ले, वो कभी फेल नहीं होगा। इसको मैं दिल से इस्तेमाल करता हूँ। इसको आंसर के लिए वसीम भाई आपने बहुत बड़ी बात कही है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, कमाई आप किसी भी फील्ड में हो, सबसे पहले
इससे करने के लिए, पार्टनर करने के लिए आपको तब से शुरू करना पड़ेगा जब छोटे से करोगे आप। सपोज करो आप 1,000 रुपए रोज कमा रहे हो, मैं जब 1,000 रुपए रोज कमाता था मैं तब 100 रुपए निकालता था। एक बार एक प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी डील हुई हमारी मुंबई में, एक प्रॉपर्टी पे इधर टोकन डाला, बड़ी प्रॉपर्टी थी, और इधर उसे हमने सिर्फ बीच में डील कराने में अच्छा खासा अमाउंट मेरे हिस्से में आया। मतलब ये समझ लीजिए 1-2 करोड़ के आसपास मेरे हिस्से में वो अमाउंट आई। तो मेरे अकाउंटेंट ने, शायद मेरी सबसे बड़ी कमाई थी वो उस टाइम की, 1.5 करोड़ रुपए के आसपास वो एक दिन में कमाई हुई उस डील में। हम 3-4 लोग थे, इधर खरीदा इधर बेच दिया हमने उस प्रॉपर्टी को। तो तब मेरे अकाउंटेंट ने पूछा कि भैया क्या इसमें भी 15 लाख निकाल लें? मतलब मैं वो बता रहा हूं, तो मेरी आदत तो बन चुकी थी 1,000 से, तो 15 मैंने, पागल हो गया क्या? तो 1.5 छोड़े या 15 भी होंगे तब भी 1.5 निकालेंगे। और अल्लाह का करम यह है कि आज कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो वो नाप के निकलता है बिल्कुल। तो बस यही है कि अगर आप शुरू करें तो छोटे से आदत डालें तो इंशाल्लाह बड़े में कभी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जब ये कमाई बड़ी हो जाती है ना तो तब दिल थोड़ा सा तंग होने लगता है। तो वहां भी ऐसे ही रखें, आपके 1.5 करोड़ 1,500 रुपए को 1.5 करोड़ बनाने वाला अल्लाह है, और 1.5 करोड़ को 15 करोड़ तक ले जाने वाला है। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, आपने हदीसों में सुना होगा, मौलानाओं से सुना होगा, अल्लाह 1 का 70 देने का वादा करता है। मैंने जिया है, प्रैक्टिकल में जिया है, और जिया 70 छोड़ो, शायद कभी कभी 700 भी मिला है। तो ये है। वसीम भाई चलिए, मैं मेन क्वेश्चन की तरफ बाद में आऊंगा। पहले अभी बात छेड़ी थी आफ्ताब भाई ने शाहनवाज साहब, मुख्तार अब्बास नकवी साहब की, बीजेपी से बात करता हूं मैं। अभी बताया उन्होंने आपको कि शाहनवाज हुसैन साहब, मुख्तार अब्बास नकवी साहब साइड हो गए। जी जी। इतना लंबा पीरियड उन्होंने बीजेपी में गुजारा, लेकिन वो बीजेपी की आइडियोलॉजी चेंज नहीं कर पाए। वसीम कुरैशी सक्सेस हो पाएंगे आइडियोलॉजी चेंज करने में, ये वो भी किनारा कर दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो उन्हें भी किनारे नहीं किया है, वो आप अपनी जगह पे है, जिस मुकाम पे उन्हें होना चाहिए। पदों पे अप डाउन करने का फैसला मतलब हक है पार्टी का। आज हो सकता है कि मुझे छोटे पद पे, कल हो सकता है मुझे बड़ा कर दे, हो सकता है मेरे काम अच्छे ना हो तो छोटे, तो वो आज है, उनकी जगह और उनका वजूद बरकरार है पार्टी के अंदर। और आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो चेंज नहीं कर पाए, मुझे नहीं लगता कि किसी को जरूरत है चेंज करने की। पार्टी अपने आप में अपने तरीके से जो पार्टी के लिए बेहतर होता है वो अपने फैसले, जो हमारे सर्वोसर्वा हैं, जो हमारे जिम्मेदार लीडरान हैं, वो अपने हिसाब से फैसला लेते हैं, और मैं हमेशा उस फैसले का इस्तकबाल करूंगा। अभी आपने 4 दिन पहले एक पोस्ट की थी वसीम भाई कि मैं अभी जजमेंट नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ूं या न लड़ूं। उसके चंद दिन के बाद ही आपने एक मीटिंग बुलाई आचार्य इंटर कॉलेज के अंदर, और उसमें अवाम ने जो बेपनाह मोहब्बत से आपको नवाजा, उसका तो सब कायल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद अब क्या फैसला है, आज ये बताइए, अवाम को लड़ना है या नहीं? देखिए, सबसे पहले वो जो मेरी पोस्ट थी, मैं कुछ चीजों को लेके परेशान था जी। मैं कभी भी मैं दरअसल क्या अपने आप से बातें करता हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ उसके इस्तिखारे भी करता हूँ, मैं अपने आप से बातें भी करता हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला कि नजीबाबाद फ़कत नजीबाबाद शहर नहीं हो, मेरा परिवार है। तो कई बार जब आप उलझते हो तो आप अपने परिवार से मशवरा लेते हो या नहीं लेते? बिल्कुल। वही मैंने किया। तो मैं बस कश्मकश में था कि मैंने अपने परिवार से पूछा था कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं, क्योंकि उलझन में हूं थोड़ा सा। उलझन में किन चीजों को लेके था, जैसे कि ना चाहते हुए भी मैं जब परिवार मान रहा हूं नजीबाबाद को, तो फिर वो मुखालिफ हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे मुझसे चिढ़ने वाले हो, चाहे वो कोई भी हो, हुए तो मेरे परिवार ही ना, अब भी मेरा परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जो अपोजिशन वाले हैं वो भी मेरे परिवार है, दूसरे उम्मीदवार भी परिवार है। तो कुछ दिनों से देख रहा हूं कि मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे शहर के अंदर, कुछ दोस्ती के रूप में, कुछ दुआ सलाम के रूप में, ये रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। मेरा परिवार मुझसे टूटता जा रहा है इस राजनीति में आने में। मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, मतलब राजनीति की तरह नहीं, एक इंसान की तरह, कि यार कई लोगों से दुआ सलाम बंद हो गई, कई लोगों से जो है मन मुटाव हो गया, विपक्ष के लोग दुश्मन बन गए, कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। उसके अलावा भी 1-2 चीजें आई कि जैसे कुछ लोग ऐसे जिनका मुझे बर्दाश्त नहीं, जैसे
कुछ मतलब इस तरह के आना कि मतलब ड्रिंक की हालत में मेरे पास लोग आए कि तुझे जिताने वाले हम हैं, ला निकाल खर्चा, उस तरह से कि यार वसीम तू किस दुनिया में, तेरी दुनिया अलग है। तो मतलब अपनी दुनिया से जब अलग सा महसूस हुआ, मैं आया तो खिदमत की नजर से, लेकिन गुलामों की तरह जो है ना, मैं एक शराब पीने वाले का भी जो है ना मतलब ऐसे हुक्म को मानूं कि जैसे मैं उसका खरीदा हुआ गुलाम हूं। जब इन सारी चीजों पे मैं कशमकश में आया तो क्या कर रहा हूं मैं, तब मैंने एक पोस्ट की थी कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। उसके बाद मैंने जनता के सवाल देखे, मतलब जवाब देखे, कमेंट्स आए मेरे उस पर, वो कमेंट्स आपने भी शायद पढ़े हो। वो फकत कमेंट्स नहीं थे कि नाइस, थैंक यू, लवली, इतने लंबी लंबी पोस्ट थी और एक उम्मीदें थी। और आप यकीन करेंगे कई जगह से ऐसा फीडबैक मिला कि वो पोस्ट पढ़ के, क्योंकि वो पूरी तो पढ़ी नहीं मैंने, ये तो कहा ही नहीं था कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं लड़ूं या ना लड़ूं, एक क्वेश्चन मार्क था। उस क्वेश्चन मार्क पे ही लोगों ने ये समझ लिया था, क्योंकि पता था इससे फर्क नहीं पड़ने वाला कि इतना खर्च हो गया चुनाव में, इसके मतलब दिमाग में इसके आ गया तो ये नहीं लड़ेगा। मेरे घर में भी मेरे भैया रोने लगे, मेरे मास्टर जी हैं एक मेरे परिवार में, वो भी रोने लगे। कई जगह से कुरैशी बिरादरी में से भी, अलग बिरादरी से भी, हिंदू समाज से भी ऐसी फीडबैक मिला कि खाना नहीं खाया हमने, क्योंकि एक उम्मीद की किरण लोगों में नजर आ रही है। तो जब मैंने सबकी ये सारी चीजें देखी, फिर वो प्रोग्राम रखा था जनता की आवाज, और आवाज आपने देख ली है। जनता के बाद में कोई शक की बात नहीं, जिस समय आपका ये प्रोग्राम खत्म हुआ तो विपक्ष एक बेचैनी सी महसूस कर रहा था कि आखिर ये प्रोग्राम क्या हुआ और कैसे हुआ, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सर हालात सब अवाम वाकिफ हैं। अगले सवाल की तरफ मैं आपसे बढ़ता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जिस वक्त ये सोचा कि मुझे अवाम की खिदमत करनी है, इससे पहले एक बात और मुझे किसी ने कही थी और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, शायद ये क्वेश्चन हो, ये बात हो, शेयर हो, कि जिस वक्त आप मुंबई से वापस आए तो कुछ लोगों ने हमसे भी आगे कहा कि अगर वसीम भाई से आपके ताल्लुक हो तो उनसे कहिए उनका मुकाम का ये इलेक्शन नहीं है, उनका तो मुकाम बहुत आला है और इस मुकाम पे वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो मैंने तो एक छोटा सा ये जवाब दिया था कि वो शहर के आवाम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं अपने इस मुकाम को, ताकि वो यहाँ की शहर के लोगों की खिदमत यहाँ से आगाज़ करें और ज़िले पर पहुँचे। शायद आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से 100% सहमत हूँ। 100% आपने बिल्कुल सही कहा। और इलेक्शन छोटा बड़ा नहीं होता, खिदमत की नीयत मायने रखती है। बिल्कुल। मेरा मुकाम, मैंने कहा ना कि मेरे पास जो कुछ भी अल्लाह ताला की दी हुई भीख है। और नजीबाबाद में देखिए, पैसा होना मुकाम होना नहीं होता। दरअसल क्या है, जिस तरह से हथेली पे जनता ने मुझे रखा है, यहाँ की आवाम ने मुझे रखा है, ये मतलब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड जैसी चीज है। और शायद बहुत से लोगों के लिए भी, कि इतने कम टाइम में हाथों पे हथेली पे सजा के एक इंसान को रख रहे, इसका मतलब नजीबाबाद की जनता समझदार है और अकल आ चुकी है। बहुत भोली भाली जनता थी, तो काफी टाइम से उन लोगों का हरेसमेंट हुआ है, उनके साथ दुराचार हुआ है। तो कहीं ना कहीं जनता की आंखें खुली, उन्हें वो एक, उनकी आंखें एक विकल्प तलाश रही थी, एक चेहरा तलाश रही थी। उस चेहरे के रूप में अल्लाह ताला ने मुझे भेजा, और ये सब अल्लाह की मदद है। अगर अल्लाह की मदद नहीं होती तो मैं वहां से यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आता तो इतनी जल्दी लोग इतना दिल पे नहीं बैठाते। तो ये उनका प्यार है मेरे लिए। और कोई मुकाम छोटा बड़ा नहीं है कि मैं मतलब विधानसभा या लोकसभा लड़ूं। असल में मेरी मोहब्बत ही नजीबाबाद से। तो सबसे पहले तो मैंने कहा ना कि पहले घर, फिर रिश्तेदार, फिर मोहल्ला, फिर पड़ोसी, फिर शहर, अब शहर के बाद फिर वो तो खैर माशाल्लाह, जैसे कि आपका नजीबाबाद। रिकॉर्ड बताता मुझे है। नहीं बनना, अगर नजीबाबाद में चेयरमैन बन के मुझे खिदमत कर पा रहा हूं मैं अच्छे से, तो सच में कोई इतना बड़ा सपना नहीं है कि यार मेरी भूख बढ़े। मेरी असल में कामयाबी की भूख है, लेकिन इस तरह की राजनीतिक अगर देखा जाए तो ऐसी भूख नहीं है कि मैं यार यहाँ से विधानसभा भी जीतूं, मैं यहाँ से लोकसभा भी। मैं चेयरमैन बन के अगर लोगों को कनेक्ट हो रहा हूँ और उनके पूरी तरह से काम कर पा रहा हूँ, तो बस मैं उसमें खुश हूं। और अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि अगर किसी वजह से 1% भी मेरी वजह से कमी है, तो मैं शहर की जनता से अपील कर रहा हूं, मुझे ठोकर मार देना अगली बार के लिए, मुझे मत चुनना। अगर मैं 1% भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 90% मैं खरा उतर रहा हूं या 99% और 1% मुझसे 1% भी कमी हो रही है तो मुझे ठोकर मार देना। क्योंकि मैं 100% अगर नियत लेके आ रहा हूं तो मैं 100% खिदमत करना चाहता हूं। बड़े साफ अंदाज में आप जवाब दे रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक लीडर की पहचान भी यही होती। चलिए अगले सवाल की तरफ मैं ये बढ़ता हूँ। आपने अभी बात की है हरिशमेंट को लेकर, नजीबाबाद की परेशानियां और बेचैनियां शायद आपने महसूस की हैं जब आपने इलेक्शन में कदम रखने की नजीबाबाद की सोची और आपके दिमाग में ये बात आई कि नजीबाबाद की आवाम की मैं खिदमत करूं,
तो शायद आपने नजीबाबाद के रोड मैप की स्टडी की होगी, क्या जरूरियात है नजीबाबाद की, आपके नजदीक क्या क्या जरूरियात फिलहाल नजीबाबाद की हैं? नजीबाबाद में एक लाइन में खत्म करूंगा मैं, आप क्या क्या मत पूछिए, एक नए नजीबाबाद की जरूरत है। बस आप समझ जाइए कि नजीबाबाद में किसी किसी एक पर्टिकुलर रोड को लेके या पार्क को लेके एक नया नजीबाबाद बनाने की जरूरत है, और वो नया नजीबाबाद बनाने का सपना लेके आया हूं मैं नजीबाबाद के अंदर। बहुत बढ़िया। वसीम भाई, नजीबाबाद में कबाड़ी मार्केट पिछले काफी समय से बंद है। लोगों का मानना है कि कबाड़ी मार्केट बंद कराने में भारतीय जनता पार्टी का पूरा पूरा हाथ है। कहां तक सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं इससे। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी ये इस तरह का सवाल मेरे आगे आया था। आप ये न्यूज चैनल चला रहे हो, इसका कोई रजिस्ट्रेशन है या ऐसे ही चला रहे हो? है ना। मैं वेस्ट पेपर का काम कर रहा हूँ, उसका रजिस्ट्रेशन कराता हूँ, मैं रेस्टोरेंट कर रहा हूँ। कबाड़ी मार्केट बंद नहीं हुई है, उसके सिर्फ प्रोटोकॉल तैयार किए। दरअसल हमारी पार्टी में रहते हुए ये चीजें प्रोटोकॉल से और नियम से हो रही है। ऐसा नहीं है कि बंद हो गई है मार्केट, इसका पूरी तरह से एक प्रोसेस है, क्योंकि बहुत ज्यादा चोरी चकारी, बहुत ज्यादा इलीगल तरह से गाड़ियां कटना, चोरियां होना, इस तरह की चीजें हो रही थी। तो बाकायदा मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसका प्रोसेस पूरा, अब से नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य, और 2-2.5 महीने से मेरा, पहले शायद मैं चुनाव में भी नहीं आता, उससे पहले मैं पूरे पेपर्स मंगा चुका कि इसमें क्या क्या, कितनी लैंड की जरूरत है, कहाँ रजिस्ट्रेशन की पूरी मशीनरी लगेंगी, गाड़ियां कैसे जाएंगी, क्या रजिस्ट्रेशन वाला कौन सी गाड़ी ली जाएगी, पेपर देख, इस सारी चीजों को सही करने के लिए मार्केट नजीबाबाद की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मेरठ से भी बंद है, और भी अलग अलग जिलों से, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश से, लगभग कहीं अगर 1-2 जगह इलीगल तरीके से कुछ चल रहा है तो बात अलग है, सभी जगह से मार्केट बंद हुई। तो इसमें कोई भी लोकल लीडर का या लोकल लॉबी का या बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। इससे इसके एक प्रोसेस है, जब ये प्रोसेस में पूरा हो जाएगा तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कबाड़ी मार्केट में कि इस पूरे प्रोसेस को करने में, लैंड से लेके सारा पूरा प्रोजेक्ट यहाँ लाने में वसीम कुरैशी सबसे आगे है और सबसे ज्यादा दिल से लगा हुआ है, और मैं दूंगा नजीबाबाद की। नहीं, ये काफी टाइम से लोग ये कारोबार कर रहे थे, 10 साल से, और भी सरकारें आई, काफी समय से चल रहा था। लेकिन चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एक प्रोटोकॉल है, एक लैंड की जरूरत होती है, एक तरीके से होना चाहिए, लेकिन अब फिलहाल बंद है, तो उससे लोगों की रोजी रोटी पे तो फर्क पड़ा ही है। काफी समय से तो गुंडागर्दी भी हो रही थी। हाँ, काफी समय से तो गुंडागर्दी भी हो रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुआ। काफी समय से तो लोगों को वोट नहीं डालने का हक मिल रहा था। जो पूरब में आप देखे ना, लोग घरों में बैठे रहते थे, बंदूकें लेके खड़े हो जाते थे, उन्होंने जिंदगी में पहली बार वोट अब डालना शुरू किया, उनके हक छीने जाते थे। काफी समय से गुंडागर्दी हो रही थी, काफी समय से बहुत सारी चीजें थी, सब चीजें सिस्टम में हो रही है। अगर इसी तरह से कि जाए जैसा चल रहा है चलने दे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का औरों की तरह ऐसा ही रहना। चलिए, मान लिया आप इससे सहमत नहीं है, इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है। आप कुरैशी बिरादरी से आते हैं जी। कि कुछ समय पहले इस पार्टी ने कुरैशी बिरादरी के लोगों को बहुत परेशान किया, उनका कारोबार बंद करा दिया था। अब इस पर आप कितना सहमत है और क्या कहना चाहेंगे? कहा ना, इस तरह के सवाल भी जो है ना, वो मुसलमान नहीं करते, वो कांग्रेसी मुसलमान करते हैं, वो बसपा मुसलमान करते हैं। पहली बात तो ये बताइए कि ये काम कहाँ बंद हुआ और कहाँ नहीं हो रहा है, सिस्टम से हो रहा है। आप जामा मस्जिद पे पहले जाते थे, एक गंदगी होती थी, मतलब आप निकलो तो अलग पता चलता था कि एक गंदगी का माहौल, एक बदबू होती थी। आज यही हो रहा है, पहले बिना लाइसेंस से होता था, बिना सिस्टम से होता था, आज सिस्टम से हो रहा। वहीं आगे कबाड़ी मार्केट में आज आपको दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फैक्ट्रियां चल रही है, मीट प्लांट चल रहे हैं, सारी चीजें चल रही है। आज आप एक कुरैशी की दुकान पे जब गोश्त देखते हैं तो बड़ा शीशों में और बड़ी सफाई के साथ और बड़े तरीके से, ये नहीं कि लटका हुआ है और गंदगी हो रही है। मेरे पास, मैं बता रहा हूँ कि एक लड़के का जामा मस्जिद से मैसेज आता है फेसबुक पे, जब मैंने पीछे प्रॉब्लम थी, कि भैया आप अगर जीत जाओगे तो क्या फिर से तो ये गंदगी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी बड़े तरीके से गोश्त मिलता है। तो आप कहाँ बंद हुआ, मिल तो रहा है, आप गोश्त खाते हो? बिल्कुल खाते हैं, लेकिन तो बीच में बहुत परेशानी हुई है। नहीं, ये देखो, एक लंबा पीरियड रहा है बहुत, नहीं, ऐसा ही जैसा लंबा पीरियड कबाड़ी मार्केट में रहा,
ये अगर बच्चे को टीचर उसकी 2-4 कम्मच नहीं लगाएगी तो ढंग से पढ़ाई कहाँ करेगा। तो अच्छी चीजों को करने के लिए थोड़ी सी परेशानी। ये आपके सवालों जवाबों से मैं लग रहा है कि आप परिपक्व हो चुके हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए मैं बिल्कुल लॉजिकल। वसीम भाई ये कह रहे थे कि मैं अभी सियासत में अदना सा सिपाही हूँ, लेकिन जवाब ऐसा लग रहा है कि माशाल्लाह नहीं, मुझे आला सियासी नहीं, ये जिंदगी का तजुर्बा और आंखों के सामने की जो चीजें हो रही, मैं अभी भी कोई सियासी जवाब जो मेरे सामने से गुजर रही ना चीजें जो मैं जी रहा हूँ नजीबाबाद शहर को, असल में या तो अब से 8 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी के 22 साल दिए समझो, या मतलब ये समझ लो अपनी जिंदगी 25 साल मैंने नजीबाबाद को दिए, उसमें मैंने 7, 8, 9 साल का ये गैप रहा, या मैं फिर से जी रहा हूँ नजीबाबाद को। उस वक्त का नजीबाबाद अलग था, आज का नजीबाबाद अलग है। तो मैंने बताया ना कि आपको ये जवाब जो दे रहा है कि एक लड़के ने मुझे मैसेज किया, तो मुझे खुशी हुई कि यार आज लोग इस तरह से महसूस, तो आपके सवाल में जवाब आ गया। तो सियासी जवाब देने के लिए आप जो प्रैक्टिकल में जी रहे हो और जो चीजें समझ रहे हो उसे जवाब दो, उसमें मैं कोई प्रिपेयर नहीं उस चीज के लिए। तो आप भी महसूस कर रहे हो, आज मीट भी मिल रहा है लेकिन सिस्टम से मिल रहा है, तो बस वही चीज है। दूसरी बात, एक चीज मैं और, हाँ एक चीज पे कुरैशी बिरादरी को या मुसलमानों को एक चीज पे प्रॉब्लम हुई है जिससे मैं कभी भी मतलब सहमति नहीं है मेरी, गाय काटने के ऊपर, गौ हत्या के ऊपर। जी, बहुत से कुरैशी बिरादरी के लोगों पर झूठे इल्जाम लगा करके। नहीं, देखिए पता ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है कि चने के साथ घुन पिस जाता है। 10 केस सही करने में जो प्रशासन भी है हमारा, वो कोई भगवान तो है नहीं, खुदा तो है नहीं, फरिश्ते तो है नहीं, उन्हें जैसी अपडेट मिली उसके अकॉर्डिंग कई बार किसी भी मुकदमे में, वो कुरैशी में हो, चाहे वो गुंडागर्दी में हो, चाहे वो कत्ल में, बेगुनाह लोग भी कई बार पेश जाते हैं। ये एक ऊपर का मामला है, लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, किया है ना मानने के बाद भी ना, कुरैशी बिरादरी के कुछ ना समझाने के बाद भी, जब इस्लाम ने जिस चीज को मना कर दिया, इस्लाम ने कैसे मना कर दिया मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उस काम को क्यों कर रहा हूं? इस्लाम ने कहा है कि किसी का दिल मत तोड़ो। अगर आप किसी का दिल तोड़ रहे हो, किसी भी, अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाने वाला अल्लाह, हिंदू को हिंदू बनाने वाला अल्लाह, वो सारा पूरी कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह। एक बार हजरत आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची, मतलब बड़े मूड में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि आज कुछ पूछना चाहती हो, कुछ मांगना चाहती हो, मांग लो मुझसे। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो अपने वालिद साहब के पास गई कि आज मैं क्या मांगू। तो बोले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए गए थे और उन्होंने किसी को बताया नहीं थे, अल्लाह से मुलाकात थी उनकी, उनसे वो एक बात पूछ लो कि उनकी अल्लाह से क्या बात हुई थी। हजरत आयशा गई, पूछा कि उनमें से एक बात बता दो, एक नसीहत बता दो, क्या है जो आपकी अल्लाह से बात हुई। उन्होंने बोला जो किसी के जोड़ने का काम कर दे, 2 दिलों को जोड़ने का काम कर दे, मेरे ऊपर वाजिब हो जाता है कि मैं उसे जन्नत दूं, अल्लाह पे, जबकि उस पे कोई भी चीज, कोई प्रेशर बनाने की किसी की औकात नहीं। अल्लाह ने कहा कि अगर आपने किसी का दिल जोड़ दिया तो आप पे वाजिब हो जाता है कि मैं उसे जन्नत दूं। उनके वालिद हजरत आयशा के रोने के बाद बोले कि मैं ये सोच रहा हूं कि ऐसे कितने मुसलमान, अल्लाह ने इतनी सी चीज पे जन्नत वाजिब कर दी, लेकिन ऐसे कितने मुसलमान होंगे जो किसी का दिल तोड़ते होंगे और जहन्नम के हकदार होंगे। तो मेन मकसद ये आता है कि जब इस्लाम ये कह रहा है कि किसी का दिल नहीं तोड़ना है, तो सपोज करो वो उसे माता मान रहे हैं, या वो किसी को बहन मान रहे हैं, या किसी को भाई मान रहे हैं, आप उसे चोट कैसे पहुंचा सकते हैं? इस्लाम तो इस चीज का नाम ही नहीं है किसी को दुख पहुंचाना, बेशक कहीं मनाही नहीं है, लेकिन अल्लाह ने साफ फरमा दिया हदीसों के जरिए, कुरान के जरिए, जिस चीज से तकलीफ हो किसी भी मजहब को, उस मजहब को तकलीफ देने वाला हम में से नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर मनाही हो गई है तो आप उससे मतलब जो है ना, अल्लाह के नबी ने भी फरमाया है कि गाय के दूध में शिफा है, गाय के गोश्त में बीमारी है। तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि मतलब आप ना समझो, उन्हें चोट पहुंचाओ, उन्हें तकलीफ दो, तो कहीं ना कहीं गलती थी, अब कहीं ना कहीं सुधार हुआ उस चीज के अंदर।
आज सही तरीके से काम करो, कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से डराया जाता है, जिस तरह से धमकाया जाता है, मुझे सिर्फ मुसलमान एक चीज का जवाब दे, जो मैंने अपने पीछे प्रोग्राम में भी कहा कि अगर अखिलेश यादव के हाथ पकड़ने से जन्नत मिलती है तो मैं भी छोड़ दूंगा भारतीय जनता पार्टी, चलो जी तुम्हारे साथ हो जाता हूं। अगर मायावती का हाथ पकड़ने से आपको जन्नत मिलती है तो चलो जी, या योगी जी का हाथ पकड़ने से जहन्नम मिलता है तब भी छोड़ देता हूं। ये दरअसल डराया और धमकाया जाता है मुसलमान को। भारतीय जनता पार्टी आपसे नहीं कह रही कि आप नमाज मत पढ़ो, उन्होंने आप पे पाबंदी नहीं लगाई नमाज पढ़ो, आप इबादत मत करो, आप अपने हुकूक मत करो, आप दाढ़ी मत रखो, आप कुर्ता पजामा मत पहनो। ये सिर्फ चीजों को मैनिपुलेट करके, ये सिर्फ एक राजनीतिक मसले होते हैं और बड़े लेवल पे होते हैं। मैं इतना तो मुझे पता है कि शायद समाजवादी के किसी कार्यकर्ता से, किसी जिम्मेदार कार्यकर्ता से, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, नगर अध्यक्ष हो, मंत्री हो, आवाम को तकलीफ हो गई हो, नाजायज सताया गया हो। जैसे हमारे सुनने में आया कि एक इंस्पेक्टर साहब से बदतमीजी करी थी हमारे किसी मौजूदा हमारे अंकल के भाई ने, या बसपा के टाइम पे किसी ने सताया हो। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, बात मुद्दों की नजीबाबाद की चल रही, क्या किसी कार्यकर्ता ने उसने किसी मुसलमान को आज तक नजीबाबाद में सताया, नाजायज सताया, कोई तकलीफ हुई? ये गंगा जमीनी तहजीब का शहर है या मोहब्बत का शहर, और मोहब्बत ही मैं देखता हूं यार, इतने बड़े पदाधिकारी हल्के से मीठे मीठे, आइए भैया आइए, कितनी मीठे से लोग बात करते हैं। यही कार्यकर्ता इतनी रूलिंग पार्टी और इतनी सेंटर में भी और स्टेट में इस पार्टी के होते हैं, तो समाजवादी पार्टी के और बसपा के जो कार्यकर्ताओं के सीने, ये कॉलर भी यहाँ खड़े हो जाते हैं बेचारे, ये कॉलर नीचे करके तो बात करते हैं यार। फिर किस चीज का डर यार, क्यों डराया जा रहा है? चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगर आपको बीजेपी पार्टी से टिकट नहीं होता तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अरे मैं जवाब 1000 बार दे चुका हूं कि मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगा, क्योंकि वजह यह है, सबसे पहली बात तो यह है कि ये पार्टी के साथ में गद्दारी होगी। और गद्दारी भी नहीं, चलिए मैं एक बार को, अगर मेरे मन में ऐसा कोई लालच हो या ऐसी इस तरह की कोई कि इतना खर्च हो गया या चल कोशिश तो कर ले, या माहौल बना हुआ है, मैं लड़ लूं, फिर भी कह दूं कि पार्टी में ज्वाइन हो जाऊं, इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं कि मैं नहीं लड़ूंगा तो पार्टी से कोई बगावत होगी या नाराज होगी। ये बहुत छोटा सा चुनाव है, ये विधानसभा या लोकसभा नहीं है, इसमें निर्दलीय भी लड़ सकता है। लेकिन असल में आप समझो मेरा मकसद क्या है। पिछले, चलिए जब तो काम नहीं हुआ, जब इनकी सरकार थी, 5 साल इनके थे, तब तो कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। समाजवादी की सरकार भी थी, समाजवादी का चेयरमैन भी था, लेकिन पिछले कई सालों से सिर्फ एक चीज सुनने को मिल रही है कि जी हमारी सुनी नहीं जा रही है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अरे अपनी रखो तो सही, तभी तो सुनवाई होगी। जनता को क्यों बेवकूफ बना रहा है? और जब सुनवाई नहीं हो रही है तो क्यों समाजवादी का, फिर भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए ना। तो ये एक्सक्यूज ने इतना डरा दिया मुझे इन लोगों के कि एक बार के लिए मैं फैसला भी लूं ना कि निर्दलीय लड़ूं, ऐसा तो डर लगता है, क्योंकि ना तो मेरी नीयत है पैसा खाने की, ना मुझे नेम फेम चाहिए कि लोग सलाम करे कि जी चेयरमैन साहब सलाम अलैकुम, के 4 लोग जो है ना सलाम। अल्लाह का करम से दिया हुआ अल्लाह का सब कुछ है, और स्टारडम उस लेवल का है कि 2-4 MP MLO का ना हो, उस तरह से लोग सेल्फी लेते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं, उस मेजोरिटी में मैं खड़ा होने वाला। तो फिर लालच ही नहीं कोई, तो फिर ये चेयरमैनी का लालच रख के मैं करूंगा क्या? मैं निर्दलीय जीत भी जाऊं और मेरे काम ना हो, मेरी जनता के दर्द कम ना हो, मेरी जनता का जो है उनकी जो सपने हैं वो पूरे ना हो, तो मैं क्या करूंगा ऐसे लड़के भी? तो ये एक रीजन है, नहीं लड़ूंगा। भाजपा पार्टी से नजीबाबाद से कान्हा कड़वाल भी मैदान में है। कुछ दिनों से फेसबुक पोस्ट उनकी वायरल हो रही हैं, उन पे जो है आपको लेकर टॉन्टिंग की जा रही थी। और लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो देखी जिसमें आप दोनों साथ बैठे हुए हैं, और लगता है, ऐसा लग रहा है उस वीडियो को देख कर जैसे विवाद सुलझ गया है। क्या मामला? देखिए, दरअसल मेरा कान्हा करणवाल तो क्या, वो तो मेरी पार्टी का, हमारी पार्टी का बंदा है और भाई है बड़ा मेरा वो। उसके अलावा भी मेरा हकीकत में किसी से कोई विवाद नहीं। मैंने कहा ना कि मैं उलझ गया था कि ना चाहते हुए भी मेरी डिक्शनरी में नफरत, मेरी डिक्शनरी में जेलसी, मेरी डिक्शनरी में जलना, ये सब रहा ही नहीं ना। मैंने पीछे मुड़ के देखा,
मेरी बुराई भी कर रहा ना तो मैं आगे बढ़ा, और अगर मैं पीछे मुड़ के देख लूंगा तो शायद रुक जाऊंगा अपनी तरक्की से। ये सब मेरी डिक्शनरी में नहीं है मेरे। चलो, मैं यहाँ आके सीख गया हूँ हल्का सा नफरत करना, चिढ़ना, अपनी तारीफ करना, दूसरों की बुराई, ये सीख रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ मेरे अंदर ये गलत चीजें आ रही हैं। तो इस चीज में उलझा हुआ था मैं। तो कान्हा करणवाल से भी, बड़े भाई से, उनसे मेरा कोई ना विवाद था ना कोई दिक्कत थी। उन्हें कहीं ना कहीं कोई इनसिक्योरिटी हो या कोई जेलस हो या किसी ने उनके कान भर रखे हो, बीच के लोग को दूरियां पैदा कर देते 10 तरह के लोग, 10 तरह की बातें, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे अपनी चीजों में कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसा कि कहा कि वो मेरा परिवार है, परिवार का हिस्सा है, वो भी है, चाहे कान्हा साहब हो या हमारे फिरका परस्त चाचा हो, ये जो भी है उसमें मतलब सॉरी, मतलब ये मैं तो यही बोलूंगा, वो लाइन मुझे आज भी उनकी ना कभी पसंद आई है, क्योंकि फिरकों में बांटने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे जोड़ वाले लोग पसंद है, तोड़ वाले नहीं। तो मेरा उनसे भी कोई बैर नहीं है। तो कान्हा मेरा भाई है, तो नाराज है या किसी बात पे उसे मुझसे नाराजगी है, तो मेरा फर्ज बनता मैं जाऊं, उसे मनाऊं, उसकी नाराजगी खत्म करूं। तो वही मैंने किया, जाके अपने भाई को मनाया, उसकी नाराजगी खत्म की। और मेरी पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी का अगर फैसला होगा कान्हा करणवाल को लड़ाओ तो मैं उसे दिलो जान से, जिससे भी होगा दिलो जान से लड़ाऊंगा, मेरा किसी से कोई बैर नहीं। बहुत अच्छा मजा आ रहा है आपसे वसीम भाई बात कर कर। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन और उसके अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई। मैं बीजेपी को वोट क्यों दूं? आप बीजेपी को वोट क्यों दे, ये आप अपना बोल रहे हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, मेरा तो अपना कोई क्वेश्चन नहीं है, वो तमाम के जो हमारे ये किसने किया? ये नजीबाबादी की एक अवाम है, हम किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करते, हमारी मजबूरी है। उनसे बोलो कि आप बीजेपी को वोट मत दो, आप वसीम को वोट दे दो, तब भी काम चल जाएगा। तब भी काम, अगर आपको बीजेपी पसंद नहीं है तो मैं वादा करता हूं आप वसीम को वोट दो, यकीन दिलाता हूं कि बीजेपी पहली पसंद बन जाएगी। उन्हीं का ये इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि वसीम साहब अपनी हर पोस्ट में बेटा, भतीजा, ये वर्ड यूज करते हैं। फिल वक्त तो नजीबाबाद को एक लीडर की जरूरत है। देखो जी, मेरी नजर में तो लीडर को तो नजीबाबाद की जनता जमा चुकी है, और लीडरों ने क्या करा, मैं नजीबाबाद का, मैं तो भैया बेटा ही बन के काम करूंगा। नजीबाबाद का बेटा हूं, नजीबाबाद का बेटा था, नजीबाबाद का बेटा रहूंगा। और भाई भाई तो कोई नहीं होता, नहीं तो नजीबाबाद का भतीजा भी आ जाता। फिलहाल तो ये बेटा है, और मैं हकीकत में लीडर बनने की नीयत से बिल्कुल नहीं हूं। लीडर बन के शायद अगर चुनाव लड़ूंगा तो वही हाल होंगे, वही दर्द होगा, वही बदहाली होगी, वही टूटी फूटी सड़कें होंगी। जो एक बेटा बन के अपने परिवार का ख्याल रख सकता, वो नेता बन के नहीं रख सकता। नजीबाबाद समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है, और यहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को भी समाजवादी का टिकट दे दिया जाए जिसे कोई नहीं जानता हो, तो समाजवादी के नाम से ही वो जीत जाया करता है। इस बीच में वसीम कुरैशी की एंट्री हो रही है। वसीम कुरैशी अपने आप को कहाँ सुरक्षित समझते हैं और क्या टिकट मिल पाएगा? दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि इस पार्टी ने सबसे ज्यादा सफाई का काम किया है, हर चीज में सफाई आई है, काम करने के तरीके बदले। इस बार नजीबाबाद में जिस गली से निकलो, जिस मोहल्ले से निकलो, साइकिल के टायर में पंचर और कमल के फूल की खुशबू महसूस हो रही है। ये आप भी जानते हो, ये वो भी जानते हैं, और शहर नजीबा बदलाव होगा और 100% होगा। ये जो कहते हैं ना कि अपने बाप दादा के राज समझ के अभी तक समाजवादी पार्टी ने जो लोगों को बहकाया है, बहलाया है, फुसलाया है, साइकिल के नाम पे जितना हरेसमेंट होना था हो चुका है, अब नहीं होने वाला। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझ चुकी है कि हमें सिर्फ जात पात धर्म के ऊपर ये डरा के धमका के आज तक जो है ना हमारा सिर्फ मतलब जो हरेसमेंट हुआ है, और वो दिख रहा है। अब तो जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की, और नजीबाबाद में ऐसी लहर छोड़िए यार, जो मैं कहता हूँ आंधी तूफान जलजला सैलाब सब कुछ है भारतीय जनता पार्टी के नाम का, वसीम के नाम का। इंशाल्लाह जीतेंगे। वसीम भाई, आपने एक नजीबाबाद के लिए एक नायाब तोहफा दिया, एम्बुलेंस। जी, क्या सोच कर दिया और किन हालात में दिया? दो बातें। देखिए, सबसे पहले तो नजीबाबाद के लिए कुछ भी देने के लिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं। ये पॉलिटिकल स्टैंड तो नहीं था? नहीं नहीं नहीं, ये नजीबाबाद देने के लिए को कुछ भी देने के लिए
मुझे सोचने की जरूरत नहीं, और आप इसे मेरा पॉलिटिकल स्टंट इसलिए नहीं बोल सकते कि अगर मुझे एम्बुलेंस देनी होती तो टिकट मिलने पे देता या जीतने के बाद देता। मैं जीतने से पहले क्यों दूं जी? क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक नजीबाबाद से ऐसा छोटा सा भी वादा नहीं होगा जो किया हो और पूरा ना किया हो। वो किसी भी चीज में आ जाओ, लोगों सुना के फला मंत्री आ रहा है, फिर बात पब्लिक पहुंच गई जी आए नहीं, कैंसिल हो गया। फला एक्टर आ रहा जी आए नहीं। यहाँ बोल दिया जरीन खान आ रही है तो मतलब आ रही है, यहाँ बोल दिया सुनील शेट्टी आ रहा है तो आ रहा है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ आपके सलाम नजीबाबाद के माध्यम से, टिकट मिलते ही है, सुनील शेट्टी या संजय नहीं सनी देओल या संजय दत्त में से एक आ रहा है तो मतलब आएगा। तो मेरे बोलने वादों का मतलब वादे होता है। मुझे, मैं करने से ज्यादा निभाने पे बिलीव रखता हूं। तो ये पॉलिटिकल स्टंट आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एम्बुलेंस देना बड़ी बात नहीं, चलिए 20-22 लाख रुपए की एम्बुलेंस आई, वो दे दी नजीबाबाद को, छुट्टी, टेंशन खत्म। समझ रहे हो? सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है, मैं शहर को हकीकत में एक एम्बुलेंस नहीं, साल में एक एम्बुलेंस दे रहा हूं देखा जाए तो। उस एम्बुलेंस पे जो मेरा महीने का 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा आने वाला आ रहा है, वो बड़ी बात है। ठीक है। वो तब से दी मैंने जब रेलवे स्टेशन पे एक हादसा हुआ और मैंने एक आर्टिकल देखा जिसमें सारे कैंडिडेट उम्मीदवार अपने अपने स्तर से अपने अपने तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सरकार को ये देनी चाहिए। अरे सरकार, इतना बड़ा यूपी है, उसका बहुत छोटा सा कोना नजीबाबाद है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होगी सरकार से भी, कहीं ना कहीं तो भूल चूक होगी। सब दुहाई देने के लिए वहां पे आ गए, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, सारे उम्मीदवार। उसमें मैं ही नहीं था क्योंकि मैंने दुहाई दी भी नहीं थी, तो सबके स्टेटमेंट लगे हुए थे आर्टिकल में। यार सरकार का पे उंगली उठी और ये सिपाही सरकार की उंगली बर्दाश्त करे। मैंने लगाओ मेरा स्टेटमेंट लिखा, फौरन के वसीम कुरैशी देगा। अरे तुम लोग आलतू फालतू प्रमोशन में तो पैसा खर्च कर सकते हो, शराबियों को तो पैसा दे सकते हो, उल्टे सीधे धंधों में, ढोल नक्कारों में तो पैसा खर्च कर सकते हो। जरूरत है तो सरकार को दोष देने की जरूरत, अब इतना माले हैसियत अल्लाह ताला ने आप लोगों को बनाया है, अच्छे खासे प्रॉपर्टी डीलर हो, कोई तो आगे बढ़ के आओ कि मैं दूंगा। बस वो काम मैंने किया। नजीबाबाद की जरूरत देखी, रोज 2-3 हाथ से बैक टू बैक हुए थे कि मैं नजीबाबाद को एम्बुलेंस दूंगा। और जब देते हो ना तो मेरी नीयत अच्छा करने की होती है। जैसे मैं चाहता, मुझे कई लोगों ने राय दी है 2020 खड़ी है, 2018 खड़ी है, 2000, मैंने नई एम्बुलेंस, सब कुछ नया और बिल्कुल सुकून से मेरा मरीज जाए। पुरानी एम्बुलेंस दूंगा, टायर पुराने होंगे, इंजन पुराना होगा, जरा सा रुक गया समझ लो, हो सकता है कि वो पुराना होना किसी की सांसों की वजह बन जाए, किसी की मौत की वजह। मैं बिल्कुल नई एम्बुलेंस लाया और जिस दिन ये भी पुरानी हो जाएगी, जिस दिन ये इस लायक हो जाएगी ना कि शहर में रुकने लगी, फिर दूसरी आ जाएगी। तो एम्बुलेंस देना बड़ी बात नहीं था उस टाइम पे। जो ये डिसीजन लिया कि एम्बुलेंस के अंदर तेल भी मेरा होगा, ड्राइवर भी मेरा होगा, इवन ड्राइवर को ये इंस्ट्रक्शन है और ये बिल्कुल चेतावनी समझ लीजिए कि अगर किसी मरीज के यहाँ की चाय भी पी ले, खाना तो बहुत दूर की बात, वो तेरा मेरे यहाँ पे आखिरी दिन होगा। गवाह है नजीबाबाद, मेरे लड़के ने आज तक कभी किसी का खाना किया, उसकी फैमिली के साथ चाय भी नहीं पी। और पीछे आप ये भी देख सकते हैं, ये भी बताया कि हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट के टाइम पे केस, किसी पे कैश हो, किसी पे सोना हो, किसी कोई कीमती चीज हो, तो वो तेरी जिम्मेदारी बनती है उसे संभाल के रखे। तो लगभग ड्राइवर को एक केस हुआ, अर्जेंट में वो पहुंचा, वहां देखा उसे 50-60 हजार कैश था, मोबाइल था, तो बाकायदा बाइज्जत उसने वो लौटाया। एम्बुलेंस एक जगह गई हुई थी, मैं एम्बुलेंस से रिलेटेड ही सवाल, बिल्कुल बिल्कुल। एक संतो मालन पे से एक केस आया, हिंदू भाइयों में से ही था कोई, कि बहुत अर्जेंट जाना है लेकिन एम्बुलेंस कहीं गई हुई थी। मैंने अपनी फॉर्च्यूनर भेजी कि सबसे पहले जाओ, मेरा काम बाद में होगा, पहले मरीज का काम होगा, उन्हें भिजवाएं। एक दिन में 4 से 5 चक्कर मेरी डेली लगाती है एम्बुलेंस। तो जो उसमें 1.5-2 लाख रुपए का ये तेल का और उसकी सारी चीजों का, उसके टैक्सेस का, उसकी टूट फूट का खर्चा है ना, साल का 24 लाख बैठता है, 25 लाख। तो शहर को एक एम्बुलेंस नहीं दे रहा हूं, हर साल एक दे रहा हूं। मैं चुनाव लड़ता हूं, नहीं लड़ता हूं, टिकट मिलता है, नहीं मिलता है, मैं राजनीति का हिस्सा रहूं ना रहूं, एम्बुलेंस तो रहेगी ना। अगर ये राजनीतिक स्टंट होता तो ये चुनाव के बाद होता या बिना तेल के होता कि चलो भाई एक चोट बर्दाश्त कर लो। जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक नजीबाबाद में एम्बुलेंस चलेगी, और एक की जरूरत हुई तो एक चलेगी, और 10 की जरूरत हुई तो 10 की चलेगी। मुझे जरूरत उन्हीं कंडीशन में चलेगी जिस कंडीशंस पे आज चल रही है।
कंडीशंस चेंज नहीं होंगी नहीं इलेक्शन होंगी, के बाद। चलिए, जब आपके एम्बुलेंस से रिलेटेड बात हो रही है तो इसी से एक शिकायत भी आई है। अब शिकायत ये आपसे ही है कि वसीम भाई, आपकी एम्बुलेंस बेशक नजीबाबाद वालों की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रही है, और नजीबाबाद के अंदर बेतहाशा एम्बुलेंस भी हैं, हर हॉस्पिटल की अपनी है, लेकिन ग्रामीण लोगों को नहीं मिल पाती है। एक हमारी फजील अली हसन है, जो हमारी बहुत अच्छी जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने ये शिकायत भी, उन्होंने की तरफ से ये शिकायत दी, इसलिए मैं इसका नाम भी खोल रहा हूँ उनका, कि अगर गांव से हमारे कोई एक बार कॉल की थी तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ एम्बुलेंस इस वक्त गांव वालों के लिए नहीं है, शहर के लिए है। बिल्कुल क्या सही। कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल सही है, और इस चीज को मैं अपनी फेसबुक के जरिए ना पूरी तरह से क्लियर कर चुका था। देखिए, सवाल ये आता है कि नजीबाबाद वालों को एम्बुलेंस है, गांव वालों को नहीं है। अब चलिए, मैंने गांव वालों को दे दिया, अब डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के गांव वालों के पास नहीं है। फिर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के आसपास क्या वो लोग इंसान नहीं है? क्या वो उन लोगों की जरूरत नहीं? तो मैं खिदमत का कम से कम शहर के लिए सोच के तो चल रहा हूँ। अल्लाह ताला हिम्मत दे, जज्बा दे तो जिले के लिए भी सोचो। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब इन बहन का मेरे इस तरह का सवाल आया था मेरे पास, उसी टाइम पे मैं गांव के लिए दूसरी एम्बुलेंस बुक कर चुका हूँ। सबसे बड़ी बात जो बहुत जल्द आने वाली, क्योंकि इसका एक प्रोसेस होता, पहले भी 1-1.5 महीना लगा। मैं बड़ी एम्बुलेंस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन गांव के लिए छोटी एम्बुलेंस दे रहा हूँ मैं, वो मैं बुक कर चुका हूँ। वो छोटी एम्बुलेंस गांव के लिए आएगी। तो वही चीज कि मैंने क्या नहीं किया, रिक्वेस्ट है उस पर नजर न रखे, मैं क्या कर रहा हूं वो बड़ी बात है। तो अब अगर वही चीज ना, फिर तो पूरी इंडिया पड़ी है कि भाई यहां तक दे दी, यहां भी दो। आप जैसे लोगों से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। नहीं नहीं, नहीं ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझसे ऐसी उम्मीदें रख रहे हैं। तो और ये नजीबाबाद से बाहर के लिए इसलिए मना किया था, दरअसल दिल्ली के 4 से 5 केस में बन रहा है। अभी रात को 2 बजे के आसपास फोन आया, मुझे बताया, एक मेरे प्रोग्राम में आया था कि भैया मैं फैन हो गया इस चीज का कि रात को 2 बजे में अर्जेंट में बुलाया, और 2 बजे में उसने बोला बस एक चाय, नींद में उठ रहा हूँ ड्राइवर, चाय पी के आ रहा हूँ, और वो 5 मिनट में मेरे पास पहुंचा। तो इतना रस्क है ना, रस्क इसलिए है कि एम्बुलेंस फ्री भी होती है कुछ संस्थाओं की, कुछ लोगों की, लेकिन तेल के नाम पे और इन चीजों के नाम पे उससे इतना ले लिया जाता है कि वो पेट जैसी पड़ जाती है। तो हर कोई तलाश रहा है कि यार एक ऐसी एम्बुलेंस मिल जाए जो बिल्कुल फ्री है। तो हमारे पे लोड ज्यादा है। आप यकीन करेंगे कि कई लोग तो जो खुद से कर सकते, मैंने गरीबों के लिए की है, लेकिन जो माले हैसियत है और जो अच्छे खासे सक्षम है अपने आप में, वो लोग भी बुलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से मनाही नहीं होती। तो ऐसे लोगों से कहूंगा कि अगर आप में गुंजाइश है तो आप गरीबों का हक ना ले शहर नजीबाबाद से। बहुत बढ़िया जी, आपका। वसीम भाई, हमने देखा है कि आपने कोरोना काल में भी लोगों की काफ़ी मदद की। उसके बाद फ्री एम्बुलेंस देना, विकलांगों को ट्राईसाइकिल देना, महिलाओं के लिए सिलाई मशीन देना, वितरित करना, ये बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ। लेकिन इसके अलावा नजीबाबाद के बच्चों के लिए एक फ्री इंटर कॉलेज देने का वादा भी आपने किया है। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या ये कॉलेज कब तक बनेगा और कहाँ बनेगा, और क्या इसके लिए ज़मीन ले ली गई है? देखिए, मैंने जैसे कि कहा कि मेरे वादों का मतलब वादे हैं। अगर मेरे फिर आ जाती है बात आपकी पॉलिटिकल स्टंट वाली, अगर ये पॉलिटिकल स्टंट होना तो मैं बोलता कि मुझे चुनाव में लाओ, मुझे जिताओ, मैं ये स्कूल दूंगा, मैं ये कॉलेज दूंगा, मैं ये हॉस्पिटल दूंगा। मैं नजीबाबाद की जनता से कहना चाहता हूं, मुझे वोट मत दो, मैं फिर भी ये स्कूल दूंगा। मुझे मत चुनो, फिर भी मैं ये हॉस्पिटल दूंगा। बहुत बड़ी ये मेरा अपना मैसेज है। अगर मुझे नजीबाबाद की जनता नहीं चुनती है, मुझे चुनाव में वोट, मतलब मुझे वोट नहीं देती है, या मैं किसी भी वजह से चुनाव का हिस्सा नहीं रहता हूं, या मैं हार भी जाता हूं, तो ये 2 वादे मैंने नजीबाबाद से किए हुए हैं, और ये अभी नहीं, बहुत पहले से किए हुए हैं। और ये मुझे फिक्र है, ये मेरे अंदर जज्बा है, किसी पॉलिटिकल सोच लेके या किसी वजह से नहीं किया मैंने। मैं इंशाल्लाह ये दूंगा। दोनों के लिए जगह ले ली है, आपको कोटद्वार रोड पे, इसके लिए आपकी दुआ से मेरी लगभग 18 बीघे जगह सिर्फ इसी के लिए मतलब मैंने ली है, इंटर कॉलेज के लिए। हाँ, इंटर कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों उसमें होगा। दोनों। और मैं टिकट मिलने की कंडीशन पे या ना मिलने की कंडीशन पे, दोनों ही कंडीशन पे ये क्लियर होते के साथ ही अगर मुझे मिलता है तो भी मैं अपनी पार्टी के किसी
अच्छे नेता को बुला के उसकी बुनियाद रख के उसका इनॉग्रेशन करा के जाऊंगा। मुझे नहीं मिलता है तो भी करा के अभी जाऊंगा मैं, और इधर ये शुरू होगा और इधर इंशाल्लाह अगले 2-3 साल में, ये टाइम लगेगा 2 सालों के अंदर, 3 सालों के, मैं ये पूरा करके जाऊंगा। नहीं, क्योंकि देखिए ये मेरा करने की हैसियत है। मैंने कहा ना कि जो मेरी हैसियत के मुताबिक नजीबाबाद की जरूरत होगी, ये नजीबा, मैंने इसलिए बोला बेटा, मैं नेता नहीं, नेता होता तो नेता वाले वादे होते, ये बेटा वाले वादे हो रहे हैं। ये परिवार से उसका बेटा वादे कर रहा है। आप सहमत हो इस बात से? बिल्कुल सहमत। ये वादे बेटे वाले हैं या नेताओं वाले हैं? नहीं नहीं, हम सलाम नजीबाबाद के दर्शकों को भी ये कहना चाहेंगे कि वसीम भाई ने आज वादा किया है कि वो फ्री हॉस्पिटल और फ्री कॉलेज तो इस बेटे की ये हैसियत है कि वो अपनी माँ के लिए एक हॉस्पिटल दे सके तो देगा, एम्बुलेंस दे सके तो देगा, और स्कूल दे सके तो देगा। लेकिन ये नजीबाबाद की टूटी फूटी सड़कें मैं सही नहीं कर सकता, ये मेरी औकात नहीं है, ना मेरी इतनी हैसियत है। मैं नजीबाबाद को एक ऐसा पार्क जिसमें शाम को जब अपना फैमिली जाए, परिवार जाए बच्चों के साथ, तो स्विमिंग पूल भी हो, वाटर पार्क भी हो, और तमाम तरह की चीजें, मतलब सुकून महसूस करे, मैं वो नहीं दे सकता। नजीबाबाद को मेरा इरादा है, मैं अभी वादे पे बिलीव नहीं रखता हूँ, कि मतलब चाहे वो फ्री वाईफाई हो, चाहे वो बिजली को लेके हो, चाहे वो पानी को लेके, मतलब बहुत सारी चीज, बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं नजीबाबाद को बोलो तो कम लफ्जों में, 2 लफ्जों में बोला जाए तो स्मार्ट सिटी नहीं बना सकता, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है। तो अपनी हैसियत के मुताबिक ये 2 वादे हैं, तीसरे की जरूरत होगी, तीसरा दूंगा, हैसियत होगी, चौथे की होगी, चौथा जब जब जरूरत लगेगी और वो मेरी हैसियत के अंडर आता होगा तो इंशाल्लाह, जमीन पड़ी हुई है मेरी। आपने 2 वादे किए थे जिनको आप पूरा करने के लिए जनता से वादा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ आपने एक और वादा किया था, ओल्ड एज होम। ये दिमाग में कैसे आई है? तो मैं भी इस बात से अचानक से देख सुन के मुझे ताज्जुब हुआ कि ये ओल्ड एज होम वाला क्या मामला है। दूसरा 2 तो वादे मेरे है ही है, ये तीसरा और ऐड कर लीजिए जी, ये भी है। नहीं, दरअसल मैं बताता हूँ ये ओल्ड एज होम क्यों हुआ। मैं भी मुंबई में जा रहा था, तो मैं मुंबई में बुजुर्गों को ऐसे देख रहा था, तो मैं गाड़ी से उतरा, पहले उसे मैंने कंबल वंबल दिलवाए, कपड़े दिलवाए। यकीन करेंगे उसका मैं मतलब पता नहीं क्यों अंदर से ख्याल आया, अम्मी अब्बू नहीं है, बुजुर्गों में माँ बाप नजर आते हैं, तो मैं वैसे ही नॉर्मली था तो किसे कुछ दूं मैं। जब उसने बोला ना कि मेरा एक बेटा इस जॉब पे है, दूसरा बेटा इस जॉब पे है, और मुझे छोड़ दिया, अगर ये मुझे कहीं ओल्ड एज होम में भी छोड़ देते तो शायद मैं सड़क पे नहीं पड़ा होता। मैंने जब उनकी दाढ़ी वाड़ी बाल वाल कटवाए तो हकीकत में एक ऐसा जेन्युइन पर्सन निकल के आया, उसमें मक्खियां भी न रही, उस टाइप का इंसान। तो उस टाइम अपने आप में एक इरादा लिया था यार, नजीबाबाद के अंदर एक ओल्ड एज होम, नजीबाबाद में बनाऊं या कहीं भी बनाऊं, या दिल्ली बनाऊं या देहरादून बनाऊं, जहां इसकी ज्यादा जरूरत होगी। लोगों को नसीहत भी दे सकते थे कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, ओल्ड एज होम की क्या जरूरत पड़ी, या सबको माँ बाप को घर से निकाल के ओल्ड एज में डालना? दरअसल क्या है, ओल्ड एज होम का मतलब ये नहीं कि निकाल के डाले, ऐसे लोगों के लिए ओल्ड एज होम नहीं होगा। आपने एक फिल्म देखी होगी अवतार, उसमें राजेश खन्ना वाला वो जो देखा होगा कि वो बुढ़ापे में एंजॉय कर रहा था, मेरा वो वाला ओल्ड एज होम खोलने का, कि उसमें जो है ना, जो बुजुर्ग हो, जो माताएं हो, जो बहनें हो, वो लाइफ को ना, बची हुई लाइफ को अपनी ऐसे जिए, एंजॉयमेंट के साथ, उनके एंटरटेनमेंट वाली जगह होगी। ये मेरे वादों में नहीं है, मेरे सोच में है, जो मैंने पीछे इजहार किया था, ये मैं करूंगा। और मैं चाहता हूं कि मतलब शायद ऐसा ही ओल्ड एज होम ऐसा ही नहीं होगा, मैं अपने बच्चों से शायद वक्त निकाल के उन्हें परिवार बन के मेरा बुढ़ापा भी इनके साथ गुजरे। वसीम साहब, आपसे बात करने में बहुत मजा आ रहा है, और ये दिल ये कर रहा है कि ये लाइव चले, बजाय 1 घंटे के 2 घंटे और 2 घंटे के 3 बड़ा घंटे। मजा आ रहा है। लेकिन आवाम के सवाल हैं, सवाल इंशाल्लाह पूरे पूछे जाएंगे। बेशक आपके पास वक्त की किल्लत है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, जनता के लिए वक्त तो क्या, जान माल की किल्लत नहीं है, आप पूछिए। आपका जो कैंप कार्यालय है पालमल कॉलोनी में है जी, पिछले 10 सालों से वहां की सड़क नहीं बन पाई है। बस यहीं पे मैं सवाल छोड़ता हूं, जवाब आपके लिए। ये सवाल पूछना चाहिए आपको चाचा से। चाचा नहीं, ये सवाल पूछना चाहिए। अगर आप हाँ, मैं समझ गया, अगर आप चाचा का नाम थोड़ा सा ओपन कर दें तो मैं पूरे सवाल चाचा से आपकी मौजूदगी में सही पूछ लूंगा। नहीं, मैं तो बस इतना ही बोलूंगा, फिरका परस्त चाचा हमारे
उन्हें ये करना चाहिए था। वही हुआ ना कि मतलब देखो, वही काम नहीं करना मुझे, दूसरे की बुराई अपनी अच्छाई, यही तो बदहाली मुझे खींच के लाई है। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, वहाँ का काम शुरू हो चुका है बहुत अच्छा। और अगले कुछ दिनों में इंशाल्लाह, वो मुझे नहीं पता किस माध्यम से हुआ, किसके माध्यम से हुआ, काम शुरू हो रहा है। एक बहुत बड़ा मसला आपके गौर कर रहा हूँ, क्योंकि मसला तो आफ्ताब भाई के इलाके का है, लेकिन ये मसला मैंने आने वाले हर चेयरमैन से जिक्र करने की कोशिश की है और उसने अपने अपने थॉट हमें शेयर किए हैं कि वो उसकी प्लानिंग क्या है। मोहल्ला मुगल शाह के बारे में आप वाकिफ़ हैं शायद, उसके अंदर बरसात में जल भराव बहुत होता है, बेतहाशा है। नहीं, बहुत ज्यादा परेशानी है। हर चेयरमैन आए, मैं पिछले 25 साल का इतिहास आपको बताता हूँ, सब ने वादे किए, सब ने, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कोई फार्मूला, किसी ने कुछ पेश किया। वसीम कुरैशी के पास क्या फार्मूला है? क्योंकि वसीम कुरैशी जो भी बात कर रहे हैं इस टाइम बड़ी कॉन्फिडेंशियली कर रहे हैं और वादों पर नहीं, काम करने पर यकीन करते हैं। इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ही आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप मुगल शाह के हालात को किस कंडीशन में कितनी जल्दी आप उसको दुरुस्त करा सकते हैं? देखिए, काम काम का फर्क होता है, तरीके का फर्क होता है। जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। मेरे ढंग अलग है, इंशाल्लाह मौका दो। पानी तो क्या, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ खूबसूरती दिखाई देगी। अब ये सवाल तो सही मायने में मेरे सवाल, मेरे जवाब देने वाले सवाल है ही नहीं, क्योंकि ये असल में जो जिम्मेदार हैं, जिनका हक था, जिन्होंने, यही तो मेरी लड़ाई है। नहीं, आपकी यही बात तो मेरी फिक्र है। आपकी बात काट के मैं करता हूँ, आपकी बात सही है कि जो जिम्मेदार है, बट ये है कि वसीम कुरैशी इस वक्त शहर नजीबाबाद की जिम्मेदारी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके जहन के अंदर ये नक्शा होगा कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। मेरा बस चले ना, तो आप जो है ना मुझे अभी इजाजत दिलाओ। अगर मुझे अपने निजी खर्चे से भी करना पड़ा तो मैं कल करवा दूं। मेरे पास फॉर्मूला भी है, दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अरे जब समंदर के अंदर बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, बुर्ज खलीफा जितना नीचे उतना ऊपर खड़ा हो सकता है, उसकी आप कितनी माला है, इतने टॉप पे ना, मतलब टेम्परेचर देखो क्या होता है। तो ये इतना सा मुद्दे पे कह रहा हूँ, इसमें फार्मूले ढूंढ रहा हूँ। आप कल बताओ मुझे, मैं कल करवा देता हूँ उसे। 25 साल हो गए नजीबाबाद को इस चीज से। तो ये 25 साल ना गलत हाथों में गए। सिर्फ 5 साल में आप नजीबाबाद देखिएगा। नजीबाबाद, मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ, मेरी हर चीज में यही होता है कि आज यार दूसरे शहरों को देखो, आप नगीने को देखो जाके। और मैं अक्सर सुनता हूँ नजीबाबाद में भी, नगीने के चेयरमैन ने ऐसा कर दिया, नगीने को चमका दिया, नगीने में इतना खूबसूरत बना दिया। अरे मैं बस एक मौका मिलने की जरूरत है। मैं नगीने वालों से मिसाल न दिलवा दी कि नजीबाबाद चेयरमैन हो तो नजीबाबाद जैसा, शहर हो तो नजीबाबाद जैसा, और साथ देने वाली जनता भी हो तो नजीबाबाद जैसी। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी मैं कल ही गया था, एसडीएम साहब के पास भी गया, स्टेशन मास्टर के पास भी गया। ये फिक्री तो है मेरी यार। मैं अचानक जा रहा था रेलवे स्टेशन की तरफ, नहीं यार यहाँ अगर सेल्फी पॉइंट हो, आई लव नजीबाबाद में, मैं इस सोच पे काम करता हूँ। मैं चंडीगढ़ में देखता हूँ, दिल्ली में देखता हूँ, मुंबई में देखता हूँ, या फिर नजीबाबाद क्यों नहीं? ये तो ऐतिहासिक शहर है। बिल्कुल। मैं अपने खर्चे से वो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना मैं अपने खर्चे से कर सकता हूँ। मैं एसडीएम साहब के पास गया, उन्होंने कहा ये रेलवे स्टेशन का मैटर है। मैं रेलवे स्टेशन मास्टर के पास गया, उन्होंने कहा मुरादाबाद का, मैं मुरादाबाद। मैं सेल्फी पॉइंट बनवाने के लिए, ये मेरे जज्बे हैं जो कभी भी जागने लगता है। ये वादे तो अलग के हो गए। मैं सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए, मतलब पर्सनली बता रहा हूँ, आप एसडीएम साहब से पूछ सकते हैं, इसी चीज के लिए मैं गया। तो ये सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह सब। आफ्ताब भाई जो सवाल करेंगे अभी इसके बाद कर लीजिएगा, लेकिन एक बात, अभी वसीम भाई ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक शहर है, तो मैं वसीम भाई से एक बात कहना चाह रहा हूँ। तो वाकई नजीबाबाद एक ऐतिहासिक शहर है, क्योंकि यहाँ नवाब नजीबुद्दौला का किला है और यहाँ पर शख्सियात गुजरी हैं चंद, जो कि नजीबाबाद की ऐतिहासिक शख्सियात हैं, जिसमें से कि मौलाना अकबर शाह खां नजीबाबादी का नाम सबसे पहले लूँगा, क्योंकि उन्होंने इस नजीबाबाद का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया। उसके अलावा साहू परिवार भी है, और उसके अलावा और भी लोग हैं। उन्हीं चंद शख्सियत में से एक शख्सियत का नाम वसीम कुरैशी है, जिसने शहर नजीबाबाद का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और इसका नजीबाबाद को फख्र है। चलिए अगला सवाल आगे। वसीम भाई, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त हैं अफजल भाई, रेडीमेड का काम करते हैं, ठेकेदारी भी करते हैं, उनकी एक पोस्ट देखी मैंने। तो उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि हॉस्पिटल छोड़ दीजिए,
पार्क छोड़ दीजिए, स्टेडियम छोड़ दीजिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार को लेकर के है। लोगों बहुत ज़्यादा बेरोजगारी नजीबाबाद में है। नजीबाबाद में सबसे ज़्यादा रोजगार की ज़रूरत है। अगर आप को वसीम कुरैशी को नजीबाबाद की जनता चेयरमैन चुनती है तो नजीबाबाद के लोगों के रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, अगले 2 साल के अंदर चेयरमैन चुने ना चुने जनता, अगले 1.5 से 2 साल के अंदर इंशाल्लाह ये मुद्दा खत्म हो जाएगा नजीबाबाद की जनता का। क्योंकि मैं अभी प्लान में हूँ यहाँ पे 1-2 ऐसी फैक्ट्री डालने के जिसमें आम जनता को, गरीब लोगों को, मजदूरों को काम मिले। एक दो प्लांट यहाँ पे अपनी बेस पे अपने बिजनेस यहाँ पे सेटअप, और कुछ इन्वेस्टर को लाने वाला हूँ जो नजीबाबाद में ही बड़े प्रोजेक्ट डालने वाले। तो इंशाल्लाह ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, और चुनने के बाद तो इंशाल्लाह मैं और ज्यादा कोशिश करूंगा। कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है, छोटा मुद्दा नहीं है, घर घर तो आप नहीं पहुंचा सकते। आप कारोबारी स्थिति मजबूत करके, कारोबारी तौर से शहर नजीबाबाद को मजबूत करके, नए नए प्लांट लाके ही आप इस मुद्दे को खत्म कर सकते हैं। और वो इंशाल्लाह मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, उस कंडीशन में भी नजीबाबाद के अंदर कोशिश करूंगा कि 2-4 ऐसे रोजगार पैदा किए जाए। आप नजीबाबाद की जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आपको लोग परेशानी में याद करने लगे। कुछ लोग आपको इनबॉक्स में मैसेज करते हैं लेकिन उन परेशान लोगों को आप रिप्लाई नहीं देते, ऐसे उन लोगों को कहना है क्या? पर्सनली सबको जवाब देना पॉसिबल है? आप बताएं। देखिए, जिसकी एक आवाज पे मैंने दूसरों की तरह 50,000 कॉल नहीं की, तब 500 लोग पहुंचे थे। जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि सामने वाले का जो राजनीतिक कैरियर था वो लगभग 10 साल का था, 10-15 साल से तो मौजूद है। और आप पता है कि डेली भीड़ जाती है और हर इलेक्शन में उनके यहाँ नंबर नोट होते हैं। मैं तो अभी 4 महीने में कितने नंबर होंगे, 200-500, मेरे हिसाब से 50,000 नंबरों पे कॉल किया गया, और एक नंबर पे 3-3 बार कॉल गया, और मेरे सामने, और शायद आप पे भी गया हो कि हम वहां से बोल रहे थे मीटिंग, तब 500-600 लोग पहुंचे। मेरे पास नंबर नहीं थे, बस फेसबुक थी मेरी, उस पर लिखा कि मैं बुला रहा हूँ, नजीबाबाद का एक बेटा बुला रहा है, आ जाओ। और एक आवाज पे इतने लोग आ गए। और उसके अलावा मैंने 1000-2000 कार्ड, क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं थे तो ऐसे ही मार्केट में जिसकी दुकान पे थे वो कार्ड पहुंचाए। इतने सी चाहत पे ये जनता कोई ट्रकों में भर भर के लाके, दारू पिला के, पैसे दे के लाई हुई जनता नहीं थी, ये मोहब्बत वाली जनता थी। और आपने लगाव देखा कि मेरा प्रोग्राम आधे घंटे की जगह 2 घंटे का हुआ, जनता हिलने के लिए तैयार नहीं। मेरा प्रोग्राम ऐसा नहीं था कि मैंने 100 हाथ, मतलब वहां पे 10,000 लोग आए हैं और 500 लोगों ने हाथ उठाए, या 100 लोगों ने, जैसा दूसरे में होता है कि 1000 लोग आते हैं और हाथ उठाने की बात आए तो 150 चुनिंदा लोग उठाते हैं। मैंने नजीबाबाद की मीडिया को, नजीबाबाद की पूरी आवाम को एक हाथ उठवा के दिखाया कि साथ हो, और हल्फा हल्फाई से और कसमा कसमाई से मोबाइल जलवा के, तो क्या वहां वो प्यार देखा नहीं आपको? तो आप सोचिए कि ये जो इनबॉक्स में आप उम्मीद रखते हैं, मैं बताता हूँ आप क्या हो। कई बार कोशिश भी, पहली बात तो मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट में हैंडल नहीं करता, काम दाम में बिजी रहता हूँ, मेरे मैनेजर्स करते हैं। उनसे बोला जाता है कि कोई बहुत नेसेसरी लगे कि हाँ कि जवाब हो जिसका देना जरूरी है, कोई मुसीबत में है और मुझे जाना चाहिए, तो मैं उस कंडीशन में उनका जवाब अलग से देता हूँ, फोन के जरिए और कॉल के जरिए। लेकिन इनबॉक्स में दरअसल क्या होता है, कई बार तो मैं गुनहगार भी साबित होता हूँ। और मैं अपील भी करना चाहूंगा, अगर कभी भी मैसेज करें ना आप लोग, तो हाय हेलो या कोई भी अपनी बात रख दिया करे। आप सीधा सलाम आता है और कुछ नहीं, अस्सलाम वालेकुम, थक जाते हैं वालेकुम सलाम बोलने में, क्योंकि फर्ज हो जाता है हमारे ऊपर। तो वो लड़के को भी इसलिए मना किया हुआ है, किसी को कोई ऐसा जवाब ना दे दे वो जो किसी के दिल को लग जाए या उसे सलीका ना हो। क्योंकि मैनेजर है, वो कोई जवाब, मैं जानता हूं नजीबाबाद का ये बंदा ये दर्द लेके आया, तो बेहतर है कि जवाब ना दिया जाए, बहुत सीरियस मैटर हो मुझ तक पहुंचाया जाए। और अगर सारे जवाब देने बैठूंगा मैं, तो शायद ना तो ये मेहनत कर पाऊंगा, ना ये कंपेनिंग कर पाऊंगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि जवाब देने का हक, जनता मुझसे सवाल कर रही है या मुझे मैसेज करे इनबॉक्स में, तो जवाब देना भी मुझे ही चाहिए। और अगर मेरे लड़के देंगे तो जवाब संतुष्ट वाला जवाब नहीं, संतुष्टि वाला, और गलत जवाब भी हो सकता है कुछ। क्योंकि अगर वहां से
गया हुआ कोई भी जवाब वो वसीम का जवाब होगा। उन्हें नहीं पता लड़के ने किया, मैनेजर ने किया, मैंने तो ये सोच के मैं नहीं देता हूँ। नजीबाबाद की आवाम का मानना है अगर वसीम कुरैशी को भाजपा से टिकट होता है तो अन्य पार्टियों के टिकट के समीकरण बदल जाएंगे, कितना सहमत हैं? ये बिल्कुल, मैं जिस भाई का ने भी पूछा या जिसने भी ये मानना है तो बिल्कुल मानना उसका सही है। भी सही मायने में आप यकीन करेंगे अपनी टिकट की तो फिक्र है ही बाकी सब लोगों को, लेकिन मैं मानता हूँ मुझसे उससे ज्यादा मेरे टिकट के इंतजार में है, मेरे टिकट की फिक्र लिए बैठे हैं कि इसे टिकट हो। यहाँ तक कि जो टिकट देने वाले भी है ना विपक्ष के जो जिम्मेदार हैं, जो टिकट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, मैंने यहाँ तक सुना है कि वसीम को टिकट नहीं होता तो हम इसे कराएंगे, वसीम को टिकट भारतीय जनता पार्टी से होगा तो फिर चाचा को कराएंगे, नहीं तो इसे वो क्यों कि यार टिकट हो गया तो इसे ये टक्कर देगा, नहीं हुआ तो फिर तो हम जीत ही जाएंगे, फिर इधर से खर्चा पानी ले लेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी कि वो उन्हें मेरे अपने टिकट से परेशान नहीं, वो मेरे टिकट को लेके परेशान है। और मैं कह रहा हूं कि मेरी दुआ करने वाले या मेरे सपोर्टर या मेरे चाहने वाले इतने नहीं होंगे जितने बद्दुआ करने वाले हैं कि वसीम को टिकट ना हो, लेकिन इंशाल्लाह होगा। नहीं, दरअसल देखने में ये आया है पिछले चुनाव में और पार्टियां जो हैं पहले टिकट दे देती हैं और भारतीय जनता पार्टी बाद में टिकट देती है। इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहले भाजपा को टिकट हो तब दूसरी पार्टियां टिकट, बिल्कुल सही तब हम अपना इलेक्शन सुनने में आ डिसाइड रहा है। करें। अच्छा देखो, ये जो विपक्ष की बुनियादें हिली पड़ी हैं, इस चीज का यार कुछ क्रेडिट दोगे या नहीं दोगे? तुम्हारे प्रोग्राम नहीं, में बिल्कुल क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि वसीम कुरैशी ने जब से नजीबाबाद की राजनीति में एंट्री करी है उसने वाकई एक तहलका मचा दिया है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, समीकरण चेंज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का रंग क्या होता है वो भी नहीं जानती थी यहाँ की पब्लिक। कई जो सीनियर हैं अग्रवाल्स में, बनियों में, कई जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो जब मुझे मिलते हैं तो गले लगा के यही बोलते हैं यार हमें अब पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी भी नजीबाबाद में। तो ये मेरा वसीम कुरैशी ने ये समीकरण नहीं बदले। वसीम कुरैशी की कोई औकात नहीं, मैंने कहा एक अदना सा इंसान हूं, सब में अल्लाह की मदद है। अल्लाह ताला इस वक्त चाहते हैं कि नजीबाबाद से ये दर्द खत्म हो जाए, ये दिक्कतें खत्म हो जाए, और वो असबाब पैदा करते हैं। अल्लाह का इशारा है कि मैं वहां से यहाँ आया, अल्लाह का इशारा है कितने कम टाइम में ये पॉपुलैरिटी दी, अल्लाह का इशारा है कि लोगों के दिलों तक मेरी बात पहुंच रही है। कभी कभी ये बोलते हैं कि मतलब ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, मैं हर चीज में अल्लाह की रजा मानता हूं। मैं मानता हूं कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, ये आप मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल, हर मुसलमान मानता है। और अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाई तो पहले ही पूरी सृष्टि लिख दी, पूरी कायनात को पहले लिख दिया था। ये आज जो हो रहा है ना, ये अल्लाह ने पहले से लिखा हुआ है कि कब क्या होना है, पहले लिख दिया कि अब ये अच्छा वक्त आना, ये बुरा वक्त आना, ये भूकंप आना, ये धूप आनी, ये बारिश आनी, ये मौत आनी है। तो ये मानते हो कि योगी जी को और मोदी जी को अल्लाह ने चुना है? उसकी मर्जी के बिना चुने जा सकते हैं? सही है। मानते हो? नहीं मानते? इस बात को मैं ये कहता हूँ कि जब आप अच्छे काम करना छोड़ दोगे, बुरी बातों पे अमल करना शुरू कर दोगे, तो अल्लाह ने फरमाया है कि आप लोगों पर ऐसे बादशाह मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो वो जालिम और जाबिर बादशाह जो मुसल्लत भी कर दिया जाएगा। सुनो, जो भी रीजन हो, बहरहाल अल्लाह ने जब से चुना है ना, बहुत से मुसलमानों के मुंह से अल्लाह ही अल्लाह निकलने लगा है। बहुत से मुसलमानों की शिद्दत बढ़ गई है अल्लाह के लिए। बहुत से क्रिमिनल जो मतलब जिन्होंने मुसलमानों का नाम गंदा किया हुआ था, क्रिमिनल टाइप के, मैं बता रहा हूं, मैं ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल है मैं यही नजीबाबाद के दे रहा हूं। चोर उचक्के जितने खोचर टाइप के चोर उचक्के जितने जुआरी सवारी थे, आधे से ज्यादा पहाड़ों पे घुसे पड़े हैं, यहाँ पे नहीं उतरे हुए। नहीं, ये बात तो मैंने भी महसूस करी है। जब से योगी गवर्नमेंट आई है, नजीबाबाद का एक सबसे बड़ा मुद्दा था एक्सटॉर्शन मनी का। अच्छा। लोग मनी मांगने लगते थे, फोन करके धमकाना, लोगों को पैसे लेना। आज गुंडा, लेकिन आज वो गुंडागर्दी नजीबाबाद क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर ही नहीं, पूरे यूपी में खत्म है। देखो पता क्या होता है, दरअसल क्या हो रहा है, मैंने कहा ना कि चने के साथ घुन पिसता है। मैं कह रहा हूं 10 क्रिमिनलों के बुलडोजर घर पे चलवाए। मैं करना नहीं चाहता, पहले ही कहा था आपसे, फिर भी मैं जितना मैं समझ रहा हूं, जितना मैं सीख रहा हूं, 10 बुरे लोगों के घरों पे बुलडोजर चले, गलत काम करने वालों को सजा मिली, उन 10 के पे चले
तो शायद 10,000 लोगों को उससे नसीहत मिली, डर पैदा हो, लेकिन उन 10 में हो सकता है एक बेगुनाह का भी बुलडोजर चल गया हो, जैसा कि हुआ है पीछे। उन 10 को कितनी बुरी तरह से सजा मिली, उसका मैसेज कितना बड़ा पहुंचा क्रिमिनलों के ऊपर, गुंडों के ऊपर, माफियाओं के ऊपर, वो किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया योगी जी को। वो एक को जो गलत तरीके से चने के साथ घुन पिसाना, वो सिंपैथी की वजह बन गई, उसे हाईलाइट करके कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा। ये चीजें 3 तलाक के मुद्दे को, अल्लाह माफ करे किसी उलेमा को मेरी किसी बात पे मुद्दे को इशू बनाया गया। 4 इमामों पे हम फॉलोवर हैं, इमाम अबू हनीफा के मानने वाले, हमारे उसमें 3 तलाक इमाम अबू हनीफा को मानते हैं, लेकिन 3 इमाम वो भी हक है, अहले हदीस वाले हुए या कोई भी, कहीं पे 3 तलाकों को एक माना जाता है। कहीं ना कहीं ये जो दारू पी के आया आदमी, अय्याशी करके आया, मेरी बीवी के, मैं अय्याशी करके आ रहा हूं, मेरी बीवी फला औरत के साथ मुझे देख रही है, और अचानक उसने मेरा गिरवान पकड़ लिया, मैंने कहा जा 3 तलाक, दी तलाक, दी तलाक। किसी दिन ये दीन की बात हो जाएगी। मैं बड़े डिटेल से पढ़ा हुआ हूं, मैंने तर्जुमा भी जो सूरह बकरा के अंदर फिर तर्जुमा भी निकाला, तो कहीं ना कहीं उसमें भी मैं वही कह रहा हूं कि हो सकता उन्होंने समझा हो, इमाम अबू हनीफा या देवबंदी वाले फिरके से ना, अहले हदीस से समझ के, ये कोई सख्त या बुरा कानून नहीं था उस चीज को भी कि मुसलमानों, अरे मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी मना करा गया, मुसलमानों को जीने के लिए। मैं कह रहा हूं, मैं मुसलमान होते हुए, मैं मुस्लिम होते हुए, जितनी शाही जिंदगी एक हिंदू मुल्क के अंदर, मतलब ये समझ लो अगर 130 करोड़ की आबादी है तो 100 करोड़ मुसलमान है, या 150 करोड़ की है तो 100 करोड़ हिंदूज है और 30 करोड़ मुसलमान है, या जो भी परसेंटेज यही है। मैं लिख के दे सकता हूं, चैलेंज कर सकता हूं कि यही मुसलमान पीएम हो जाए और यही मुसलमान मुख्यमंत्री हो जाए, तो सिर्फ आप हालत देखना देश की क्या होगी। 30 करोड़ के बाद ये 100 करोड़ को परेशानी देंगे। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुल्क में अगर हम इतनी शान से जी रहे हैं, इतनी आजादी से जी रहे आप, ये हाँ, मैं आपकी बात कहूंगा, ये एक हिंदू मुल्क नहीं, ये एक सेकुलर मुल्क है। और ये नहीं, वो मैं मानता हूं, मैं परसेंटेज पे बात कर रहा हूं। जी जी जी, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मैं परसेंटेज, देखिए आप भी ये देखो कि कहीं पे अगर 10% मुसलमान हुआ, 90% हिंदू है, तो पूरे मुल्कों में मुसलमानों को जला दिया गया, खत्म कर दिया, बर्मा वर्मा। ये कह सकते हैं। मैं समझ रहा हूं ना, ये चाहते तो हिंदू एक तरह से हिंदुस्तान, मैं कह रहा हूं कि सेकुलर देश है, लेकिन परसेंटेज देखे जाए तो इतने और इतने का फर्क है। लेकिन आज भी मुसलमान जितनी अपनी शान से जीता है, अब उसके हक नहीं मारे गए कहीं भी। थोड़ी सी दिक्कतों को कहीं अगर आ भी रही है तो उसे एडजस्ट करके, ये समझते हुए, मैं कह रहा हूं बड़े पहलवान से तो वैसे भी छोटा पहलवान, मतलब कहीं ना कहीं एक किस्सा था वो मक्के वालों का और मदीने वालों का, कि अल्लाह के नबी ने भी मतलब कहा भी कि आप दबा हुआ फैसला ले रहा हो। तो कई चीजें अगर बड़े पहलवान के सामने छोटा पहलवान थोड़ा मुजूरी कम करे तो बेहतर है। आप इस चीज को, मतलब एक लॉजिकल चीज है ये, मतलब एक वसीम कुरैशी साहब कोई फील्ड जवाब देने की छोड़ नहीं रहे हैं, नहीं, चाहे वो शरीयत की हो, चाहे वो दीनी हो, चाहे दुनियावी हो। बहरहाल तलाक सलासा का जो मसला था, उसके ऊपर तो एक बड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि इसके ऊपर बड़ा इख्तलाफ है, और उलमा इकराम तलाफ है जी, बहुत बड़ा इख्तलाफ है। हनाफ का, शाफी वगैरह, ये तमाम मसले हैं, हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ना हम इनको चाहते हैं। खैर वसीम भाई ने चीज को जिक्र किया है अपने लेवल से, लेकिन हमारे यहाँ ये स्टेज इस चीज के लिए नहीं कि हम इख्तलाफी मसाइल हम यहाँ पर शेयर करेंगे। बहरहाल अब मैं अगले सवाल की तरफ, वसीम भाई, एक बड़ा क्वेश्चन है, बहुत चाचा की आप बात भी कर रहे थे कि इस वक्त एज यू नो वेल के हमारी चेयरपर्सन पति हैं मौज़म खां एडवोकेट साहब जी, बहुत पुराने सियासी हैं जी, पिछले 20 साल से लगभग सियासत में हैं, बहुत उठा पटक तोड़ जोड़ जानते हैं। वसीम कुरैशी उनके सामने कितने कामयाब हो पाएंगे? अरे BMW का जमाना है, आप 800 की बात कर रहे हो उनसे कहा किस, मतलब वसीम भाई आपका नाम वसीम है ना, ये वसीम नाम बहुत भारी होता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि एक वक्त होता है एक्सपायरी का, और इनकी एक्सपायरी डेट थी, अल्लाह ने असबाब पैदा करे हैं, तो इंशाल्लाह ये ना तो जोड़ तोड़ से घबराने वाला हूं, ना उठक पटक से
घबराने वाला हूँ। अगर उठक पटक की बात है तो दो भी पछाड़ देंगे और इंशाल्लाह आप देखिए जमानत जब्त ना हो गई तो बात क्या है। मैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं और उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, जो कि ये मेरा है। जी पिछले आप बेशक आपने कहा कि मैं कॉलेज दूंगा, हॉस्पिटल दूंगा, पार्क दूंगा, और आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि मैं ये भी दूंगा। बेशक आप कह रहे हैं, तो हम उम्मीद भी करते हैं इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। लेकिन आपकी जानिब एक इदारा है, एमजीएम इंटर कॉलेज। जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल। मुझे बड़ा अफसोस होता है और मैं बड़े जज्बात के साथ ये क्वेश्चन हर चेयरमैन से रखता हूं, और ये मेरा अपना जाती सवाल है, कब तक वो यतीमों की तरह रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इस बारे में जब पता चला ना तो मैं गया उधर और मैंने हालत देखी ना, तो हकीकत में मेरा भी दिल रोया। बिल्कुल, बहुत अफसोस आज होता यार है। देखो तुम, दिल्ली के अंदर कैसे कैसे स्कूल कितने तैयार हो जबरदस्त रहे स्कूल है, लोग तरसते हैं सर। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, इसके लिए भी लगभग मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर इसकी पूरी पूरी तरह से इसे पूरा काम किया जाए तो कितना खर्च आएगा इसमें? बल्कि मैं तो खर्च की बात तो खैर वो ही बताएंगे, अप्रोक्स अप्रोक्सीमेटली अच्छा खासा आ जाना चाहिए। देखिए, अगर जनता चुनती है तो इसमें तो नो डाउट, जब मैं स्मार्ट सिटी की बात कर रहा हूं तो एमजीएम इंटर कॉलेज भी फिर स्मार्ट स्कूल ही होगा। सारी चीजें मतलब बिल्कुल एकदम नया स्कूल तैयार होगा वो बिल्कुल। पूरी तरह से। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, एक बार मैं इस पे देखता हूँ, अगर मेरे स्तर से भी कुछ होगा तो मैं उसके लिए करने की, ये लेकिन एक ऐसा लेकिन कॉलेज होना है, चाहिए। ये एक ऐसा तारीखी कॉलेज है कि यहाँ से ऐसी ऐसी शख्सियात हैं। एमजीएम इंटर कॉलेज का नाम इंटरनेशनल लेवल पे नाम होता है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल पर्सनालिटी से बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा नहीं हूँ। नहीं, बहुत बहुत ज्यादा मतलब सोचने का विषय है और सोचने की बात है कि जी उससे ना मतलब एकमात्र हमारे पास एक ऐसा स्कूल है वो, जिसे बना के हम अपने बच्चों को, अपने बिल्कुल। यूथ को एक नई जो है ना एक शिक्षा की जगह, एक शिक्षा का सेंटर बना सकते हैं, जिसपे काम नहीं हुआ हर जगह पे जो होना चाहिए था। इसके बारे में तो किसी साहब ने एक चैलेंज भी किया है, नाम तो नहीं बताऊंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी चेयरमैन आएंगे, इसको तो ना आगे कर सकते हैं ना पीछे कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही सुपुर्द खाक हो जाएगा। ये जिस भाई साहब ने भी चैलेंज किया है, आप सिर्फ इधर चुनाव लड़ने दीजिए, इसके लिए मैं 5 साल का टाइम नहीं मांग रहा हूं। 2023 में सबसे चमकता हुआ स्कूल होगा, सबसे चमकता हुआ कॉलेज होगा। प्राइवेट एक से एक, मैं हर प्राइवेट का, मैं बड़े से बड़े प्राइवेट कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का को चैलेंज कर दूंगा इस चीज के लिए कि इसके कंपेयर में नहीं होगा अगर मैं चुना जाता हूं। सबसे पहला जो मेरा जो स्टार्ट होगा मेरा करियर, जो यहाँ से चेयरमैनी का या नजीबाबाद की अगर मैं चुना जाता हूं, मेरा सबसे पहला काम ये होगा। सड़कें बाद की बात, बाकी चीजें बाद की बात, सबसे पहला काम मेरा ये होगा, चाहे ग्रांड बाद में आए, अपने पास से काम शुरू कराना पड़े, लेकिन ये मेरा पहला मुद्दा होगा। वसीम भाई, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। नजीबाबाद की जनता आपकी बातों से, आपके वादों से बहुत ज्यादा प्रभावित है, लेकिन क्या ये जनता का प्यार आपके लिए वोट में तब्दील हो पाएगा? ये तो जनता ही जानती है भाई। नहीं, आपको भी तो कुछ उम्मीद है। मैं तो अपने सच्चे जज्बात, अपनी ईमानदारी, एक बेटे वाला प्यार, अपने शहर नजीबाबाद को एक मां मान के एक बेटे वाला प्यार लेके दिल हथेली पे लेके आया हूं। अपनाना ना अपनाना जनता का काम है, अपनाना ना अपनाना जनता का काम है। ये जनता के ऊपर छोड़ दिया ये फैसला मैंने कि जनता क्या करती है। बस एक ही चीज बोलूंगा कि लोग बोलते हैं कि इसे चांस दो, मोस्टली जो कैंडिडेट होंगे ना वो बोलते हैं इसे चांस दो, उसे चांस दो। मैं जनता को बोल रहा हूं, बुरा लगे तो माफ करना, जनता ये चांस आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। ये मैं जनता को बोल रहा हूं कि ये चांस आपको, ये वसीम आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। और ये भी है कि किसी वजह से जनता इस बार मुझे नहीं समझी ना, तो मैं जिंदगी में कभी भी राजनीति के लिए इस तरह की कोशिश अपनी नहीं करूंगा। मतलब मेरा मन टूट जाएगा, क्योंकि मैं पूरे दिल से, पूरे जज्बातों से, मेरी आवाज में, मेरे अल्फाजों में कुछ राजनीतिक चीजें नहीं मिलेंगी आपको। जो भी मिलेंगे दिल से निकल रहा है। तो जनता अगर इस चीज को नहीं समझता तो फिर समझूंगा बहुत ही भोली जनता है। और भोली नहीं, मैं सीधे और सरल लफ्जों में कहूंगा, कहीं ना कहीं ये बेवकूफी होगी कि पिछले 10-15 सालों से अपना चीर हरण करा रही है जनता और फिर उन्हें मौका दे दे, तो ये नासमझी और बेवकूफी होगी।
चलिए अभी हमारे साथ जुड़े हैं नजीबाबाद के एक वरिष्ठ भाजपा नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं, नबी अग्रवाल साहब। आपका इस्तकबाल सलाम नजीबाबाद में। और मेरे बहुत अजीज दोस्त भी हैं। वसीम भाई के बहुत अजीज दोस्तों में से हैं और मैं इस बात को पूरी ही करने वाला था कि आप तशरीफ गया, आपके एहसानमंद हैं, शुक्रगुजार हैं। हम इसको बात को अभी पूरा नहीं करेंगे, आपसे ही मैं सीधा सवाल करता हूँ वसीम भाई। वसीम कुरैशी साहब को अगर टिकट हो जाता है, क्या हमारा हिंदू समाज वसीम साहब को वोट करेगा? ये समझिए, मुझे मेरे इलेक्शन में 7,200 वोट मिले थे जी मेरा रनर पोजीशन में सेकंड में रहा था जी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनकी गिनती 10,000 से ऊपर से शुरू होगी। ये मेरा वादा है जनता से और वसीम भाई से, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि हिंदूज की अगर गिनती की बात करें तो 10,000 से ऊपर इनकी गिनती स्टार्ट होगी। आखिर जब आप एक पॉलिटिकल भी हैं तो मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ, आखिर बीजेपी अगर मुस्लिम लोगों के लिए इतना सोचती है कि वसीम कुरैशी साहब को टिकट दे रही है, तो आखिर इसमें दूरी ऐसी क्यों? क्योंकि मैं ऐसा आपको सवाल पूरा कर देता हूँ। अखिलेश यादव के, जैसे कि आप जानते हैं, नजीबाबाद गढ़ है अखिलेश यादव का, वो भी एक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। योगी जी भी एक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। आखिर ऐसे क्या सौगात के पर हैं, क्या सुखाव के पर हैं अखिलेश यादव में कि वो मुस्लिम उनको ज्यादा सपोर्ट करता है, बीजेपी को नहीं करते? क्या वजह है? देखिए, कुछ दूरियां बना दी गई हैं, कुछ बीज ऐसे बो दिए गए हैं जिनकी भरपाई करना अभी मुश्किल लग रहा है। लेकिन जब एक नया भीरा वसीम भाई जैसा एक चेहरा नजीबाबाद में आया है ना, तो ये उस दूरी को कम करने के लिए आए हैं। आज की जनता ये समझ रही है, आज के लोग ये समझ रहे हैं, जो व्यक्ति अब एक बिना चुनाव लड़े एक एम्बुलेंस तोहफे में दे रहा है, अरे एम्बुलेंस छोड़िए, तेल भी फ्री, ड्राइवर भी फ्री, वो क्या कुछ कर सकता है। उस आदमी की सोच को मैं सलाम करता हूँ। मेरे रिश्ते 15 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने हम लोग दोस्त हैं, लेकिन आज जनता के सामने है और बहुत कुछ नया होने वाला है। थोड़ा आप आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा भाजपा आगे बढ़ रही है, थोड़ा मुस्लिम समाज आगे बढ़ रहा है। अब इन लोगों की दुकानें, जो कहते थे ना कि मुस्लिम हमारा वोट बैंक है या हमारा हिस्सा है, उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। बहुत जल्द आप देखिएगा कि भाजपा इस निकाय में जबरदस्त सीटें लेकर आएगी। जो लोग कहते थे कि सीटें हमारी हैं, हमारे बलबूते पे चलती हैं, वहाँ 150 प्लस मुस्लिम सीटें आएंगी। ऐसा भी माना जाता है कि अगर वसीम कुरैशी साहब चेयरमैन बन जाते हैं तो वसीम साहब भाजपा के इशारे पे काम करेंगे, अवाम के कम? नहीं, देखिए, जो आवाम की आवाज होगी, ये वो जवाब वसीम साहब, ये जवाब मैं दूंगा लवी भाई, क्योंकि ये जवाब मेरा है। देखिए, मेरे जो भी पदाधिकारी है, जो भी भारतीय जनता पार्टी है, ये ऊपर तक मैं मैसेज देना चाहता हूं, ना तो मैं पर्टिकुलर मुसलमानों के लिए काम करने वाला हूं जी कि मुस्लिम भाव से काम करूं, हिंदूज को भूल जाऊं, ना मैं कुरैशियों के लिए काम करने वाला हूं कि सिर्फ कुरैशियों को इम्पोर्टेंस दूं, बाकी जाए भाड़ में, ये सोच के साथ में। ना मैं खाली पार्टी की सुन के, पार्टी के नक्शे कदम पे कि भारतीय जनता पार्टी है कि मुसलमानों को के साथ कोई भी हरसमेंट हो और मैं आंख बंद करके देखता रहूं, सुनता रहूं और गलत चीज का साथ दूं। मैं उस कंडीशन में भी अपना रिजाइन करना पसंद करूंगा, लेकिन अपने ईमान को बेचना पसंद नहीं करूंगा। क्योंकि सुनिए, क्योंकि मैं, अगर मुझे जनता चुन रही है ना, तो मुझे सिर्फ हिंदू नहीं चुन रहे, सिर्फ कुरैशी नहीं चुन रहे, सिर्फ मुसलमान नहीं चुन रहे, मुझे शहर नजीबाबाद के हर समाज के, हर वर्ग के, हर बिरादरी के लोग, हर धर्म के लोग चुन रहे। तो वसीम कुरैशी अगर चेयरमैन बना जा रहा है तो वो कुरैशियों का भी है, वो अंसारियों का भी है, वो शेख का भी है, वो सैफी का भी है, वो राइन का भी है, वो हलवाई का भी है और वो हिंदू समाज का भी है। अगर हक बात पे हिंदू होगा तो वसीम कुरैशी हक बात पे उसके साथ खड़ा मिलेगा। फिर ना हक बात पे मेरे घर का सगा भाई क्यों ना हो, मेरा कुरैशी बिरादर क्यों ना हो, मेरा कोई मुसलमान भाई क्यों ना हो, तो जो भी चीजें होंगी हक के लिए होंगी और अच्छी चीजों के लिए होंगी। गलत चीजों का साथ के लिए मैं कभी खड़ा नहीं रहूंगा। लवी भाई, एक सवाल ये करना चाहूंगा आपसे कि रहबर, शायद एक उर्दू का वर्ड आ गया, हमारे यहाँ के जो नजीबाबाद के जिम्मेदार लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, नाम किसी का नहीं लूंगा, हमारे यहाँ ईद मिलादुन्नबी जुलूस होता है,
आप जानते हैं। उसमें सब हमारे पॉलिटिशियंस और आजकल तो बगैर बुलाए भी सब चल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सीजन है, चल रहा है। क्या कभी ऐसा हुआ कि नजीबाबाद के जिम्मेदार लोग कभी गणेश चौथ महोत्सव की रहबरी करी हो, उन्होंने आगे चले हों, सिर्फ और सिर्फ जुलूस मोहम्मदी में आगे हों, या हमारे सिख भाई सिख समाज के लोगों की जुलूस की रहबरी करते हों, या मल्टीपल तरीके से वो यूज होते हों, अपना किरदार निभाते हों? थोड़ा सा जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अभी तक जो खेल चल रहा था ना, तो किसकी सरकार है, किसका कैसे चलना है, उस हिसाब से हम लोग सब लोग चल रहे थे। आज कुछ चेंज आया है। आज वसीम भाई को हिंदू समाज गले लगा रहा है। इससे पहले आपने देखा है, इससे पहले भी चेयरमैन बने हैं, किसी को 500 वोट हिंदू मिल रहे, किसी को 1000, किसी को 2000। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, बहुत कुछ चेंज आया है। रहबर शब्द किसे कहते हैं? रहबर क्या एक 60 साल का व्यक्ति ही रहबर बन सकता है? क्या 40 साल का मेरा भाई रहबर नहीं बन सकता? बिल्कुल 2 साल बढ़ा दिए। क्या इस व्यक्ति के अंदर वो शख्सियत नहीं है? मैंने इस व्यक्ति को बहुत करीब से जाना है, बहुत करीब से। देखिए वसीम भाई, पता क्या होता है, मैं बहुत सारी चीजों में ना, मेरी अम्मी ने की सीख पे से स्टार्ट किया था मैंने, तो उनकी सीख थी कि एक हाथ को करो तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। आप मुझसे उन मुद्दों पे पूछ पा रहे हो जिनका आपको पता है कि एम्बुलेंस दी या ये किया, या आप भी जानते हैं बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनमें अगर मुझसे कोई, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, भीड़ है ना, और किसी देख लिया जरूरतमंद आ गया, मैं उठ के अकेले में चला जाता हूँ कि ये किसी के सामने हिकारत में ना आए, इसकी से लोग हिकारत की नजर से ना देखे, इसे मजबूर लाचार की नजर से ना देखे। अल्लाह का करम यह है, नजीबाबाद से मैं मतलब जो है, सुनिए, नजीबाबाद से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, तो सहारनपुर से तो मेरा कोई मतलब नहीं, समीपुर से तो मेरा कोई मतलब नहीं। अभी जस्ट समीपुर में पिछले हफ्ते पूरा दहेज गया एक लड़की का, आज बताना चाह रहा हूं मैं। और जस्ट अभी ये भतीजा सामने खड़ा इरफान, इस 2 दहेज सहारनपुर के लिखवाए 19 तारीख के। आप वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं कभी उन चीजों को बताता नहीं हूं, क्योंकि किसी दिन ये कराना पड़ेगा मुझे लोगों को बताने के लिए कि वसीम असल में करता क्या। मैं पिछले 3 साल से कंटिन्यू, मेरे कार्यालय के बराबर में कारखाना है जिसमें 4 कारीगर लगे हुए हैं और दहेज का सामान बनाते हैं, जिसमें बेड होता है, सोफा होता है। उसके लिए मैं कोई भेदभाव नहीं रखता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जरूरत है आंख बंद करके उठवा देता हूँ, जिसमें सोफा होता है और सारी चीजें होती है। तो मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ। और उसके अलावा 50 से ऊपर घरों की छतें डलवाई है वसीम कुरैशी ने। मैं बताना नहीं चाह रहा था, लास्ट में इन्होंने जो बोला ना, उसके ऊपर बात आ गई है एम्बुलेंस के। 50 से ऊपर शहर नजीबाबाद के अंदर मैं गिनवा कर आपको हिसाब दे सकता हूं, जाके वेरीफाई कर लीजिएगा, जिनके घरों के लिंटर डले हैं। 100 से ऊपर ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जिनकी पोजीशन नहीं थी कि पित्ता है, दर्द से तड़प रहा है, नहीं ऑपरेशन होना, ये पथरी है, ये इसका है, ये हार्ट का है। तो ये चीजें मैं उसमें से करता हूं जो 10% हिस्सा है मेरी कमाई का। आप समझ रहे हो, ये 10% हिस्सा है। इससे बड़ा जज्बा नहीं मिलेगा। मैं आज राजनीति में आया हूं, मैं राजनीति में आज आया हूं वसीम भाई। 2019 का जब पहला लॉकडाउन हुआ, आप यकीन करेंगे, उस वक्त आप कहते हो ना कि बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, मैं लास्ट अपनी बात खत्म कर रहा हूं। उस वक्त अपना बैंक बैलेंस खत्म कर चुका था मैं। उस वक्त राशन में ट्रकों से उतर रहे थे डेली आटा चावल दाल, इनके जो राशन के ट्रक थे ना, भैया कह रहे थे ये जोश में क्या कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे मांगने की जरूरत पड़ जाए। मेरे जितने अकाउंट थे, मैंने जितने अकाउंट में कैश पड़ा था सब खाली कर दिया था, क्योंकि एक प्रॉपर्टी ली हुई थी, उसकी पेमेंट करी, कैश नहीं था मेरे पास। ये लोग कहते हैं ना वसीम इतना, 2019 में मेरा बैंक बैलेंस, मैं लोगों की मदद में, मैंने अल्लाह फिर देगा, कम से कम ये तो नहीं देखे जा रहा है कि 100 200 500 लोग रोज आ रहा है भूख से तड़पते, बूढ़ी बूढ़ी माएँ आ रही हैं। मैंने जो देता चला गया, और 2 महीने आप पालोमल कॉलोनी में जाके करिए, एक दिन ऐसा नहीं था जिस दिन 1500 किट डेली नहीं जा रही थी। तो ये सारी चीजें, ये जज्बा आज का नहीं है कि यार आज चुनाव में आया तो मैं जज्बे लेके आ रहा हूँ। ये मेरा जज्बा बहुत पहले से है, और ये लगाओ पिछले 5 साल से जब से होश संभाला है, उससे पहले तो खुद दूसरे पे डिपेंड थे। 5 सालों से नजीबाबाद की सेवा में हूँ। आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप चुनाव के मोहताज नहीं, लेकिन एक वक्त की नज़ाकत है कि एक ऐसी सीट चाहिए
जहां पर बैठकर जिसको पकड़कर एक जरिया चाहिए जहां जी, जी। खिदमत कर सके। मैं समझ रहा हूँ, आगे बात करूंगा। एक आखिरी क्वेश्चन लगी अग्रवाल साहब से मैं करना चाहता हूँ। आप उस बीजेपी पार्टी से वसीम कुरैशी साहब को टिकट करा रहे हैं जिसके दौर में पेट्रोल 110 रुपए लीटर, क्या कहेंगे? आपने पेट्रोल 110 रुपये लीटर देखा है, आपने ये नहीं देखा कितने गरीब मजलूम लोग, कितने लोगों का राशन घर जा रहा है, कितने लोगों का चूल्हा जल रहा है। आज इस भाजपा के दौर में कोई भूखा नहीं मर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा उस मॉडल पे चल रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आप कभी ऑस्ट्रेलिया गए? नहीं। नहीं गए, सुना होगा। जब वहाँ बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके पैदा होने से लेके उसकी हायर एजुकेशन तक की जिम्मेदारी सरकार लेती है। आज आप डिजिटल के दौर में चल रहे हैं, डिजिटल करेंसी के दौर में चल रहे हैं। ये मोदी का युग है। आप देखते जाइए, ईश्वर ने चाहा ना तो वो दौर आने वाला है कि जब बच्चा पैदा होगा ना तो आपको हॉस्पिटल में 1 रुपए नहीं देना। वो बात आपकी सही है। उससे लेके, सुनिए, वहां से लेके और उस बच्चे की पढ़ाई तक का सारा खर्च हमारी सरकार उठाएगी। और क्या चाहिए हमें? पक्का मकान, आपका रोजगार, सारी चीज सुनिश्चित इस सरकार के दौर में हो रही है। और जब मैं इतना फिर आप- हो रहा है तो देखिए, आप बात नहीं समझ रहे। आप रिसर्च करिए, स्टडी करिए। ये महंगाई सिर्फ हिंदुस्तान का मुद्दा नहीं है, इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। जब हम सब चीजों से निपट रहे हैं तो सर, हम रह ही आ रहे हैं तो हम यहाँ की बात करेंगे, इंटरनेशनल की नहीं, बात तो आपको करेंगे। समझना पड़ेगा कि ये जो चीजें वक्त के साथ साथ चलना पड़ेगा, मुद्दों के को एडजस्ट। अगर महंगाई हो रही तो महंगाई को बर्दाश्त करना पड़ेगा। महंगाई के साथ साथ और सुविधाएं भी हो रही है ना, तो उनमें कहीं ना कहीं क्रॉस तो करना पड़ेगा। और मैंने जैसा ये कहा कि ये भी निपट लेंगे। चलिए, इन फ्यूचर आपने भी बताया लवी भाई कि इस कदर राशन बढ़ रहा है और सभी लोग, सभी धर्म के लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब ले रहे हैं और सब लोग बेचारे अपने पेट पाल रहे हैं। इस चीज से गवर्नमेंट के लिए कर रही है। लेकिन इन फ्यूचर क्या उम्मीद रखें बीजेपी गवर्नमेंट से? सिलेंडर सस्ता हो सकता है, पेट्रोल सस्ता हो सकता है। सस्ते की उम्मीद मत रखिए। आप उम्मीद ये रखिए मेरी कमाई बढ़ेगी। मैं आज 5,000 कमाता हूँ, कल को 10,000 कमाऊंगा। आप ऐसी बात ये अपने कीजिए आप ना, सस्ता हो जाएगा। ये अपने आप सस्ता हो जाएगा। आज मेरी जेब में, आज मेरी कमाई, ईश्वर मुझे 5,000 रुपये रोज दे रहा है, वो कमाई 10,000 हो जाएगी। सिलेंडर आपके लिए ऑटोमेटिक सस्ता हो गया। एक बहुत बड़ी बात। आप रोजगार बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, फैक्ट्रियां बढ़ेंगी। महंगाई अगर जरूरत हुई शहर की, मतलब देश की, तो महंगाई रहेगी और कोशिश होगी जितना कम किया जा सकता है फ्यूचर में उसे कम किया जाए। फिलहाल फोकस होगा कि इस महंगाई को सस्ता कैसे करना है। आप एक लकीर खींचते हो, आप उसे रबड़ से मिटा दो, उस लकीर के निशान बाकी रह जाएंगे। लेकिन अगर उसका वजूद मिटाना है, उसके बराबर में उससे बड़ी लकीर खींच दो, उसका वजूद अपने आप कम हो जाएगा। सिम भाई, चलिए, मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को काफी लम्हात में पहुंचाऊं, कि आप, हमने एक कोशिश ये भी की है कि जो भी यहाँ पे शख्सियात आई हैं, जो भी हमारी पर्सनालिटी आई हैं, जितनी भी आई हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अपनी जानिब से कोई अपील आवाम से करें ताकि आवाम आपकी बातों को इस्तेफादा हासिल कर सके। मेरी तो अपील मैंने बता दी, अपनी कमाई में से जो है ना पार्टनर कर लो। नहीं, आने वाले इलेक्शन से रिलेटेड। अच्छा, इलेक्शन से रिलेटेड। जी जी। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा नजीबाबाद की जनता से इलेक्शन से रिलेटेड, कि इस वक्त ये जो आप चेहरा देख रहे हो ना, इसे कमल का फूल समझ लो। मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिस वक्त आप वोट डालने जाते हो और आपका जो दिल वहां साइकिल पे बटन, आपका दिल आपको वहां खींच के ले जाता है, मैं भरोसा दिलाता हूं उस वक्त आपका हाथ जो है ना कमल के फूल पे जाएगा। कमल का फूल इक्वल टू वसीम कुरैशी। इस चेहरे को कमल का फूल समझ लेना, आपको तकलीफ नहीं होगी वोट देने में। और अगर इस चेहरे को कमल के फूल से अलग समझोगे तो मुस्लिम्स को जरूर तकलीफ होगी वोट देते हुए। तो उस तकलीफ को इस बार निकाल देना, जो भ्रम आप में फैलाया गया है, जो आप लोगों को मिसगाइड किया गया है, डराया गया है, इस वक्त सब भुला के एक होके, एकजुट होके कमल का फूल खिलाने का टाइम है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और जिस तरह से कमल का फूल खिलेगा, ये वसीम कुरैशी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा भरोसा दिलाता है नजीबाबाद को, हर चेहरा कमल के फूल की तरह खिलता नजर आएगा। साथियों, एक मिनट, मैं भी कुछ कहना। जी जी जी, बताइए। हम सब लोग फूल के दीवाने हैं। अगर हमारा खून भी निकाल के देखेंगे ना तो उसमें कमल का फूल नजर आएगा। मैं नजाबाद की जनता से एक सवाल करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग बैठे हैं, क्या मंत्री बड़ा होता है या चेयरमैन? बताइए, क्या ओहदे में मंत्री बड़ा होगा या चेयरमैन? बताइए आप, मंत्री बड़ा होगा या चेयरमैन?
मंत्री बड़ा होगा ना। तो ये व्यक्ति जो आपके पास बैठा है ये ऑटोमेटिकली मंत्री है। मैं आपको मैं आपकी बात पूरी करूंगा, आप मुझसे पूछिए। इनके पास आज की तारीख में ऑफर है कि आप दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बन जाइए, और ये हाँ करें, दिसंबर एंड नहीं होगा ये राज्य मंत्री बन जाएंगे। इतनी बड़ी बात है। पता है इन्होंने मुझसे बंद कमरे में, इस शख्स ने मुझसे कहा कि लवी भाई मंत्री बन के मैं वो खिदमत वो जनता से नहीं जुड़ सकता। एक पैर मेरा यहाँ होगा, एक लखनऊ होगा, मुझे वहां रहना है, मेरी मकान वहां फिक्स हो गया, घर मुझे वहां मिल गया। लेकिन मुझे जनता की खिदमत करनी है, मुझे नजियाबाद की जनता के साथ रहना है। मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ बड़ा हुआ, मेरा दफीना यहाँ होगा, मेरा परिवार ये सारी जनता है। तो भाई मुझे पार्टी जिसे सिंबल देगी हम दोनों उसे आंख बंद करके चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन अच्छा होगा कि पार्टी वसीम भाई को टिकट दे। वसीम कुरैशी जैसा चेहरा बहुत सालों में, कहते हैं कि वो बड़ा दीगर समय होता है जब ऐसा शख्स जन्म लेता है, ऐसा दिलवाला शख्स भाई नजियाबाद में दूसरा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। इस जनता से मेरी अपील है, सभी हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, कि सुबह 10 बजे इस शख्स को चुनाव जिता लेना। टिकट करना ना होना ईश्वर के हाथ में या हमारी सीनियर लीडरशिप के हाथ में, बट मैं अपनी ओर से आपको भरोसा दिला रहा हूँ, अगर इस शख्स को टिकट होता है तो चेयरमैन ये नहीं मैं रहूंगा, आपकी तकलीफ की जिम्मेदारी मेरी होगी। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। नाजरीन, आप थे वसीम कुरैशी साहब, जिनकी सियासत में एंट्री ने एक भौचाल मचा दिया, और अभी उन्होंने हमसे वादे किए हैं कि मुझे उनकी बातों से एहसास हुआ, मुझे नहीं बल्कि आपको भी एहसास हुआ होगा, उनके लिए सियासत बड़ी चीज नहीं, उनके लिए शहर की खिदमत, आवाम की खिदमत, गरीबों की खिदमत वो एक बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने वादा किया है कि मैं चेयरमैन बनूं या ना बनूं, हॉस्पिटल दूंगा, कॉलेज दूंगा, पार्क दूंगा, और वो तमाम फैसिलिटीज दूंगा जिसकी कि नजीबाबाद की आवाम ने उम्मीद भी नहीं रखी होगी। इन तमाम चीजों के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि वो जिसके लहजे से जड़ते हैं फूल लफ्जों के, वो जिसके लहजे से जड़ते हैं फूल लफ्जों के, सुना है शहर में ऐसा भी एक जादूगर आया है, वो एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दश्ती उसको प्यासा दिखाई देता है। आप थे जनाब वसीम कुरैशी साहब, जो हमारी स्टूडियो के आज के मेहमान थे। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी कोई नेक्स्ट पर्सनालिटी आपके सामने हम पेश करेंगे और जानेंगे उसके रुझान शहर नजीबाबाद के लिए, उसके क्या ख्यालात है और शहर नजीबाबाद की आवाम के वो क्या देना चाहता है। मैं आखिरी मरतबा सलाम नजीबाबाद की जानिब से और पूरी टीम की जानिब से लवी अग्रवाल साहब आपका और वसीम कुरैशी साहब आपका दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे तशरीफ लाए।